आप सभी का स्वागत है हिंदी नॉवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र स्थान घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 135। यदि अर्जुन सेन सचमुच सिंघानिया देश को उल्टकर उच्च पद पर पहुंच सकते हैं तो वह। यह विचार आते ही लीना का दिल धड़क उठा। उसने अपना रुमाल घुमाते हुए पूछा, पिताजी, क्या आपने सचमुच रिया वर्मा को देखा है? वह चमकदार मोती जिस पर अर्जुन सेन मोहित थे। क्या वह सचमुच आपकी बेटी जितनी सुंदर नहीं है? बिल्कुल। तो फिर अगर आपकी बेटी आज रात भोज में शामिल होती है तो क्या वह सचमुच युवा मास्टर सेन को मोहित कर पाएगी और उन्हें पूरी तरह से मोहित कर पाएगी? हा 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 हा, मेरी बेटी, तुम में आत्मविश्वास की बहुत कमी है। जरा सोचिए, रिया वर्मा जैसी नाजुक और परिष्कृत सूरत वाला कोई भी व्यक्ति यंग मास्टर सेन को 3 साल तक अपने दिल की बात कहने और अपना ध्यान भटकाने में कामयाब रहा। जब रिया वर्मा की शादी हो रही थी तब भी यह जानते हुए कि यह महामहिम की योजना थी, युवा मास्टर सेन बिना किसी हिचकिचाहट के राजधानी पहुंचे और शादी में खलल डालने पर आमादा थे। वह उस महिला के लिए इतना कुछ कर सकता था। आपकी बेटी के खूबसूरत चेहरे को देखते हुए मुझे डर है कि जैसे ही आप सामने आएंगी उसकी नज़रें आप पर ही टिक जाएंगी। प्रीफेक्ट शर्मा आत्मविश्वास से हंसे। एक पुरुष होने के नाते वह सबसे अच्छी तरह जानते थे कि पुरुष क्या महत्व देते हैं। अर्जुन सेन का रिया वर्मा के लिए इतनी दूर तक जाना शायद उसके चेहरे और फिगर की वजह से था। आत्मा जैसी गहन चीजों के बारे में तो बात ही मत कीजिए। जब उसे पहली बार प्यार हुआ तो उसका आधा कारण उसका चेहरा ही रहा होगा। वैसे राजधानी कितनी बड़ी थी, इतनी छोटी सी जगह में कितनी नाजुक सुंदरताएं हो सकती हैं। जरूर कोई रिया वर्मा जैसी खूबसूरत लड़की यंग मास्टर सेन की नज़र में पहले से ही अव्वल दर्जे की रही होगी, वरना वो उस पर इस तरह फिदा क्यों होंगे? नामुमकिन। ओह पिताजी, अपनी बेटी को मत छेड़ो, आपकी बेटी दिखने में बस औसत है। लीना ने अपना मुंह ढकते हुए शर्म से हंसी। उसकी आंखों में अपनी सुंदरता के प्रति विश्वास उमड़ आया और उसके मुंह के कोने अहंकार से मुड़ गए। चूंकि पिताजी ने ऐसा कहा है तो आपकी बेटी स्वयं जाकर यंग मास्टर सेन से मिलेगी। लेकिन पहले मुझे ये कहने दो, यदि युवा मास्टर सेन बदसूरत और सुअर की तरह मूर्ख हैं तो चाहे वे विश्व की माता या महारानी जैसी कोई भी उपाधि प्रदान करें, आपकी बेटी को इसकी परवाह नहीं होगी। प्रीफेक्ट शर्मा खिलखिलाकर हंस पड़े। उसने गर्व और निश्चय के साथ सोचा, उनकी बेटी जिस पर उन्हें हमेशा गर्व रहा है, इस बार सचमुच उन्हें धन और वैभव दिला सकती है। यंग मास्टर सेन जैसे युवक ने 20 साल तक जीवित रहने के बाद भी संभवतः अपनी बेटी जैसी सुंदरता नहीं देखी होगी। यदि उन्होंने एक चौंकाने वाले प्रवेश की व्यवस्था की तो क्या युवा मास्टर सेन की दिव्य आत्मा को चौंकाने वाली आत्मा का उद्भव नहीं होगा? हा 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 हा, अच्छा अच्छा अच्छा। यदि युवा मास्टर सेन भविष्य में सफल हुए तो वे सम्राट के ससुर बन जाएंगे। दुर्भाग्यवश प्रीफेक्ट शर्मा का सपना टूट गया। यद्यपि उनकी बेटी में कुछ सुंदरता थी, परंतु वह नाजुक और आकर्षक रिया वर्मा से थोड़ी ही बेहतर थी। राजधानी की नंबर 1 सुंदरी अनन्या चटर्जी का तो जिक्र ही नहीं। यहाँ तक कि अनन्या चटर्जी के साथ बैठी जोया भी अपने खूबसूरत अंडाकार चेहरे के साथ लीना को मात दे सकती थी। युवा मास्टर, काला बकरा जो पिंग्यांग शहर जा रहा है ने एक पत्र भेजा है। वांग शहर में जिया निवास से एक पत्र। इस बीच युवा मास्टर सेन वांग शहर में एक सराय में ठहरे हुए थे और उन्होंने धनुर्धारियों के लिए मांस और सब्जियों से भरी एक मेज का आदेश दिया था। कई दिनों की यात्रा के बाद अब उनके लिए अच्छा भोजन करने और आराम करने का समय आ गया था। अनन्या चटर्जी युवा मास्टर सेन के बगल में शांत भाव से बैठी थीं। वह गर्मी के लिए अपना गोरा कोमल हाथ यंग मास्टर सेन की आस्तीन में डाल देती थी और कभी कभी यंग मास्टर सेन द्वारा भोजन दिए जाने के लिए अपना मुंह खोलती थी। जोया, जिस पर रास्ते में स्नेह की वर्षा हुई थी। युवा मास्टर सेन ने एक मूंगफली उठाए और उसे अनन्या चटर्जी के मुंह में डाल दिया, फिर ब्लैक हाउस की ओर देखा। इसे पढ़ो। युवा मास्टर को रिपोर्ट करते हुए, वांग शहर में जिया परिवार के प्रीफेक्ट शर्मा ने पहले से ही एक रात्रिभोज की तैयारी कर ली है और आपको आज रात को आमंत्रित करना चाहते हैं।
उन्होंने ये भी कहा कि वह कभी सेन परिवार के अनुचर थे और सेन परिवार के पुराने मित्र हैं। उन्हें आशा है कि युवा मास्टर उन्हें अपनी उपस्थिति से सम्मानित करेंगे। युवा मास्टर सेन ने उदासीनता से उत्तर दिया, ठीक है। ब्लैक गोट की तरफ से क्या हुआ? ब्लैक गोट ने कहा कि पिंगयांग शहर जाते समय उसने नवीनतम समाचार सुना। रणवीर कपूर ने अपनी सेना एकत्र कर ली है और यंग मिस के साथ राजधानी की ओर जा रहे हैं। अनुमानित समय के आधार पर उन्हें एक वायद सुबह तक वांग सिटी में पहुंच जाना चाहिए। युवा मास्टर, हम हवा और ओस के बीच से भागते हुए यहां पहुंचे हैं और अंततः रणवीर कपूर से पहले उन्हें रोकने में कामयाब रहे। उस शापित रणवीर कपूर की हिम्मत कैसे हुई कि वह यंग मिस के साथ ऐसा व्यवहार करे? क्या उसे इतना यकीन है कि सेन परिवार शाही दरबार से मुकाबला नहीं कर सकता और इसलिए वह अपना करियर आगे बढ़ाने के लिए यंग मिस पर कदम रखना चाहता है? क्या उसने यह नहीं सोचा कि अगर सेन परिवार जीत गया तो वह खुद का सामना कैसे करेगा? संभवतः उसने इसके बारे में नहीं सोचा होगा। आखिरकार रणवीर कपूर केवल किला हथियारों के बारे में ही जानते थे, लेकिन यह नहीं जानते थे कि वे वास्तव में कितने शक्तिशाली थे। सिंघानिया देश के उच्च अधिकारी और मंत्री यह कैसे सोच सकते थे कि भविष्य का कोई राष्ट्र असॉल्ट राइफलें और हैंड ग्रेनेड बना सकता है? और जो सबसे अकल्पनीय था, ये था कि यंग मास्टर सेन के पास एक आधुनिक सामग्री बाजार था जो इस युग से संबंधित नहीं था। जब तक उसके पास पर्याप्त अंक थे, तब तक वे घातक हथियार अक्षय थे। मैं भी देखना चाहता हूं कि रणवीर कपूर अपना सामना कैसे करेगा। यंग मास्टर सेन की आंखों में एक ठंडी चमक उठी जब उन्होंने आदेश दिया, यहां आराम करो और रणवीर कपूर के बड़ी बहन के साथ आने का इंतजार करो। बोलते हुए यंग मास्टर सेन ने अनन्या चटर्जी के मुंह में एक और मूंगफली थमा दी। तथापि प्लॉप, मूंगफली जमीन पर गिर गई। युवा मास्टर सेन ने अपना सिर घुमाया और देखा कि अनन्या चटर्जी भौहें चढ़ाए सराय से बाहर देख रही थी। वह क्षण भर के लिए सोच में डूब गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या देखा है। क्या गलत? अनन्या चटर्जी ने अपनी नज़रें हटा लीं और अपना छोटा सा चेहरा यंग मास्टर सेन की ओर झुकाते हुए बोली, अर्जुन, क्या हम आज रात वांग सिटी में आराम करेंगे? क्या मैं तुम्हारे साथ एक ही कमरे में सो सकती हूँ? मुझे अंधेरे से डर लगता है और मुझे बुरे सपने आएंगे। अंधेरे से डर लगता है। जोया का मुंह फड़क उठा। इस पल गली के प्रवेश द्वार पर, जहां अनन्या चटर्जी घूर रही थी, दो सिर धीरे धीरे उभरे। घूंघट ओढ़े दो महिलाएं भौहें चढ़ाए सराय की दिशा देख रही थीं। नीले रंग की पोशाक वाली महिला कुछ देर तक अनन्या चटर्जी के चेहरे को देखती रही और फिर पूछा, किरण, देखो, क्या ये हमारे पवेलियन मास्टर जैसा नहीं दिखता? किरण ने अपनी ठंडी तीखी आंखें सिकोड़ ली, अपनी बाहें क्रॉस करके अप्राप्य सी लग रही थीं। ये सिर्फ पसंद से ज्यादा बिल्कुल वैसा ही है। इस सिंघानिया देश में कितने लोग ऐसे दिख सकते हैं? हमारे मंडप मास्टर का शाही दरबार के लोगों से हमेशा मतभेद रहा है। इससे पहले उसने चौथे राजकुमार को व्यक्तिगत रूप से अपंग भी बना दिया था। वह सेन परिवार के किसी सदस्य के साथ कैसे हो सकती है? क्या हो सकता है कि उसका अपहरण हुआ हो? नीले वस्त्र पहने महिला की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उन्होंने अनन्या चटर्जी के चेहरे की सावधानीपूर्वक जांच की और ये देखकर हैरान रह गईं कि मास्टर के चेहरे के भाव ठीक नहीं थे। अतीत में उसका चेहरा हमेशा बर्फ की तरह ठंडा रहता था, जिससे अजनबी लोग उससे दूर रहते थे। अब ये ऐसा कैसे हो गया? सौम्य, शांत, आज्ञाकारी और यहाँ तक कि उस युवा मास्टर सेन के इतने करीब, और उसका हाथ युवा मास्टर सेन की आस्तीन में था। क्या मास्टर का अपहरण कर लिया गया था? सही, अन्यथा उसे भोजन की आवश्यकता ही क्यों होगी? जब से युवा मास्टर सेन ने हमारे हाथों से ग्रैंड ट्यूटर चटर्जी का अपहरण किया, मास्टर और लीडर जी अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गए। हमारे लोगों ने पूरी राजधानी खोज ली, लेकिन कोई संकेत नहीं मिला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे सेन परिवार के हाथों में पड़ जाएंगे। मैं समझ गया। ग्रैंड ट्यूटर चटर्जी को युवा मास्टर सेन द्वारा रोके जाने के बाद मास्टर और लीडर जी हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अवश्य ही युवा मास्टर सेन से ग्रैंड ट्यूटर चटर्जी को छीनने की कोशिश की होगी और युवा मास्टर सेन द्वारा पकड़ लिए गए होंगे। धत्तेरी की, हमें क्या करना चाहिए?
सेन परिवार के पास एक बेहद शक्तिशाली मारक हथियार है। हमारे गुरु को बहुत तकलीफ हुई होगी। देखो, हमारे गुरु अभी अभी यंग मास्टर सेन पर मुस्कुराने की कोशिश भी कर रहे थे। किरण ने तुरंत अपना सिर घुमाकर देखा। उसने वास्तव में अनन्या चटर्जी को अर्जुन सेन की ओर धीरे से अपनी निगाहें घुमाते हुए देखा था। उसकी निगाहें एक पेंटिंग की तरह खूबसूरत थीं, जो मुस्कान से भरी हुई थी। तुरंत क्रोध और अपमान ऊपर की ओर बढ़ गया। किरण ने अर्जुन सेन को ठंडी निगाहों से देखा, फिर अपनी नज़रें हटा लीं और नीले वस्त्रधारी महिला की ओर देखते हुए एक स्वर में बोली, हमारे गुरु ने कभी किसी पुरुष को देखकर मुस्कुराया है? कितना शर्मनाक है, कितना शर्मनाक है। किरण ने अपनी उंगलियां भींच लीं, उसकी अंगुलियां चटकने लगीं। उसने अर्जुन सेन को जानलेवा निगाहों से देखा, फिर अपने बगल में बैठी नाजुक और कमज़ोर अनन्या चटर्जी की ओर देखा। वह इतनी गुस्से में थी कि उसके सिर से धुआं निकल रहा था। उनके समूह की धारणा में उनके गुरु हमेशा शांत, बादलों की तरह उदासीन और रणनीतिक रूप से प्रतिभाशाली थे, मानो इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उन्हें चिंतित कर सके। उस दिव्य आचरण से उन्हें कई बार ऐसा महसूस हुआ कि अनन्या चटर्जी नश्वर संसार में किसी कष्ट से गुजर रही हैं। उनका रूप और व्यक्तित्व दोनों ही अलौकिक थे, बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं। पर अब देखना, वह सक्रिय रूप से खुद को यंग मास्टर सेन की बाहों में डाल रही थी। उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत प्रसन्न थी और वह इसका आनंद ले रही थी। क्या ये सामान्य है? ये सामान्य नहीं है। लीला, हरे कपड़े पहने किरण ने भावशून्य भाव से आदेश दिया, हम तुरंत चेंगबुई मंडप लौटते हैं, अपनी सेना तैनात करते हैं। उनके भयानक घातक हथियार की किसे परवाह है? जो कोई भी हमारे स्वामी का अपहरण करने की हिम्मत करेगा, उसे भारी कीमत चुकानी होगी। वांग सिटी के शाखा मंडप में हमारे ज्यादा अधीनस्थ नहीं हैं। क्या हमें पुरुष सदस्यों को तैनात करना चाहिए? पुरुष वाले। किरण ने अपना सिर घुमाया और अनन्या चटर्जी की तरफ देखा, जिसे अर्जुन सेन ने गले लगा रखा था। फिर उसकी नज़र एक तरफ गई और जोया पर पड़ी, जिसके चेहरे पर बेहद गंभीर भाव थे। जोया, जो लीडर थी, भी यहाँ थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अर्जुन सेन की ओर एक अनजान तरीके से आंखें घुमाई थीं। इस पल किरण ने अनगिनत दुखद दृश्यों की कल्पना की। वह इतनी क्रोधित थी कि उसकी दाढ़ें टूटने वाली थीं। तो फिर भूल जाओ। हमारे गुरु ने एक बार आदेश जारी किया था कि मंडप में किसी भी पुरुष को उसके 3 मीटर के दायरे में आने की अनुमति नहीं है, न ही उन्हें उसके साथ मिशन में भाग लेने की अनुमति है। हमारे मास्टर को गंभीर मायोसोफोबिया और एंड्रोफोबिया है। ये सुनकर लीला की आंखें दर्द से लाल हो गईं। उसने अनन्या चटर्जी को गौर से देखा, फिर जल्दी से वहां से चली गई। हमारी मालकिन को साफ तौर पर पुरुषों का उनके पास आना बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर भी अब वह सक्रिय रूप से अर्जुन सेन से चिपकी हुई हैं, उन्हें अवश्य कष्ट हुआ होगा। जोया, नेता के चेहरे पर इतनी गहरी मुस्कान जिंदगी में कभी नहीं आई, बिल्कुल गुस्से से भरी हुई। उसे कोई छोटी सजा नहीं मिली होगी। अर्जुन सेन को फाड़ने की भी हिम्मत नहीं हुई, बस आंखें घुमाने की हिम्मत हुई। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि हमारे गुरुदेव ने अपने लापता होने के दौरान क्या क्या सहा होगा। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस समय उनका दिल कितना टूटा और कितना दुखी होगा। मुझे उन्हें बचाना ही होगा। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक दिखाई दी। वे तेजी से चले गए, वांग सिटी शाखा मंडप की ओर दौड़ते हुए। सराय के अंदर अनन्या चटर्जी अर्जुन सेन के गले लगकर झुकी हुई थी और उस कोण से वह गली का दृश्य स्पष्ट रूप से देख सकती थी। उसने 2 परिचित आकृतियों को अचानक से गुजरते देखा। उनके चेहरे पर क्रोध साफ झलक रहा था। किसी कारण से अनन्या चटर्जी को एक बुरा पूर्वाभास हो गया था। उसे हमेशा ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ भूल गई है। वह क्या भूल गई थी? वूश अंतर्दृष्टि की एक झलक। अनन्या चटर्जी को याद आया कि जब वह राजधानी से रवाना हुई तो मंडप में अपने अधीनस्थों को बताना भूल गईं। वह और जोया सीधे राजधानी से बॉर्डर पास की ओर निकल पड़े थे। क्योंकि उसे अर्जुन की बहुत याद आती थी, इसलिए उसने कोई गुप्त पत्र भी नहीं भेजा था। अब तक उसके अधीनस्थों के मन में वह 10 दिनों से अधिक समय से लापता थी। अर्जुन। अनन्या चटर्जी ने अर्जुन सेन के जबड़े को रगड़ा। उसका गोरा और बेदाग चेहरा उसके ढीले ढाले लबादों के नीचे से उभर आया। उसकी आवाज़ ठंडी और साफ थी, एक हल्की लय के साथ जो कानों में झंझनाहट पैदा कर दे।
मैं थोड़ी थकी हुई हूँ। मैं अब प्रीफेक्ट शर्मा के भोज में नहीं जाना चाहता। क्या मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार कर सकता हूँ? अर्जुन सेन ने अनन्या चटर्जी के काले बालों को सहलाते हुए कहा, ठीक है। मैं ब्लैक रैट को तुम्हारी रखवाली के लिए यहीं रखूंगा। अच्छी लड़की बनो और यहीं मेरा इंतज़ार करो। जैसे जैसे शाम नज़दीक आती गई, अर्जुन सेन ब्लैक हॉर्स और अन्य लोगों को भोज में ले गए। प्रीफेक्ट शर्मा के कई साल पहले सेन परिवार के साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन हाल के वर्षों में कोई संपर्क नहीं रहा। अर्जुन सेन को यकीन नहीं होगा कि उन्हें अचानक आमंत्रित करने के पीछे उनका कोई छिपा हुआ मकसद नहीं था। जोया अपने चेहरे पर उलझन लिए अर्जुन सेन को जाते हुए देख रही थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके मालिक इतने चिपके हुए हैं, क्या वह सचमुच यंग मास्टर सेन को अकेले भोज में जाने दे सकती हैं? मालिक, प्रीफेक्ट शर्मा अचानक यंग मास्टर सेन को बुला रहे हैं। मुझे डर है कि उनके मन में कुछ है। बाहर इतनी सारी आकर्षक महिलाएं हैं, क्या आप जाकर उन पर नजर नहीं रखेंगे? अगर कोई और रिया वर्मा आ गई तो? अनन्या चटर्जी ने भावशून्यता से उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जाना चाहती? अन्यथा, क्या आप कुछ भूल गए? आपका अधीनस्थ कुछ भी नहीं भूला। क्या ऐसा है? अनन्या चटर्जी ने अपनी गहरी आंखें थोड़ी नीची कर लीं और धीमे स्वर में बोली, अगर आप कुछ नहीं भूले तो मैंने किरण को वांग सिटी में कैसे देखा? क्या वह हमें ढूंढने नहीं आई है? जैसे ही ये शब्द पढ़े, जोया का पूरा व्यवहार बदल गया। वह ये कैसे भूल सकती थी? राजधानी छोड़ने से पहले वह चेंगबुई मंडप में लोगों को स्थिति समझाना भूल गई। अब सबसे अधिक संभावना है सिंघानिया देश के सभी अधीनस्थ उसे और अपने स्वामी को खोज रहे होंगे, है ना? क्या करें, कहीं उसकी पोल न खुल जाए। यदि युवा मास्टर सेन को इस प्रकार के जोखिम का सामना करना पड़े तो संभवतः ये घातक होगा। इंतजार। जोया के विचार अचानक भटक गए। उसने अपना सिर घुमाया और अनन्या चटर्जी की ओर देखा। मास्टर चेंगबुई पवेलियन। चेंग यानी अर्जुन सेन, बुई यानी वापसी। तब आप यंग मास्टर सेन के प्यार में नहीं पड़ते, है ना? अनन्या चटर्जी ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। क्यों नहीं? तो फिर एक अच्छे ग्रैंड ट्यूटर के भवन की यंग मिस होने के बजाय आपने अपनी पहचान छिपाए और अनाथ बच्चों को लेने और प्रशिक्षित करने लगी। क्या ये भी यंग मास्टर सेन की वजह से था? मुझे भी उस परिवार ने बाल वधू बनने के लिए बेच दिया था। हर दिन पीटा और कोसा जाता था। एक बार तो मुझे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि मेरे जख्मों में संक्रमण हो गया और वे सड़ गए और मुझे लगातार तेज बुखार रहता था। मेरे मालिकों ने मुझे मरने के लिए कूड़े के ढेर में फेंक दिया। आप वहां से गुजरे और मुझे बचा लिया। क्या आपने मुझे बचाया और चेंगबुई पवेलियन में वापस लाकर मुझे मार्शल आर्ट और बॉडी रिफाइनिंग का अभ्यास करने की अनुमति दी? इसकी वजह भी यंग मास्टर सेन ही थे। आपने सेंट्रल प्लेन्स में पहली नागरिक शक्ति बनाई, खुफिया जानकारी इकट्ठा की, हत्याएं की, व्यापार कारवां बनाए, आधिकारिक पदों की खरीद बिक्री की। आपने ये सब क्या ये यंग मास्टर सेन के लिए किया था? अनन्या चटर्जी ने पलकें झपकाकर चुपचाप सहमति जताई। क्यों नहीं? अनन्या चटर्जी के सहज भाव को देखकर जोया को अंदर तक झटका सा लगा। वह अपने सामने खड़ी महिला को एकटक देखती रही। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, गहरे सदमे से। उन्हें लगा कि वह अनन्या चटर्जी के अर्जुन सेन के प्रति स्नेह की सीमा समझ चुकी हैं। अब ऐसा लग रहा था उसने तो केवल सतह ही देखी थी, लेकिन वह सतही परत भी सिर में झुनझुनी पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। जिस साल आपने मुझे बचाया था, आप केवल 11 या 12 साल के थे। मास्टर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किस साल आपको यंग मास्टर सेन से प्यार हुआ था? जन्म से ही ऐसा ही रहा है। क्या कहा आपने? अनन्या चटर्जी ने दोहराया, मानो ये सबसे स्वाभाविक बात हो। मैंने कहा, ये जन्म से ही ऐसा ही है। इस समय पिंगयांग शहर से वांग शहर की ओर जाने वाले रास्ते पर रणवीर कपूर अपने सैनिकों के साथ आराम करने के लिए एक परित्यक्त घर ढूंढते हैं और राजधानी की ओर अपनी यात्रा जारी रखने से पहले रात बिताने की तैयारी करते हैं। रास्ते में निशा सेन ने न तो ठीक से खाना खाया और न ही सो पाए। वह नहीं जानती थी कि यह उसकी गर्भावस्था के कारण था या अत्यधिक चिंता के कारण, लेकिन वह रात भर अनिद्रा से पीड़ित रहती थी, यहाँ तक कि उसके बाल भी सामान्य से अधिक झड़ रहे थे।
अपने छोटे भाई के राजधानी में कैद होने और कष्ट सहने के विचार ने उसे हृदयविदारक पीड़ा और आत्मग्लानि से भर दिया। अगर मुझे ये पता होता तो मुझे उस समय आपसे बहस नहीं करनी चाहिए थी। अर्जुन, मुझे नहीं पता कि अब तुम कैसे हो, या तुम अब भी मुझे ही दोषी मानते हो। पिताजी बहुत दूर जियांगलिंग शहर में हैं और अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते। पहले सेन परिवार तुम्हें इतनी अच्छी तरह से सुरक्षा देता था, लेकिन अब जब सेन परिवार गिर गया है, राजधानी में अकेले, आपको बहुत कष्ट हो रहा होगा। निशा सेन आंगन में खड़ी होकर आसमान की ओर देख रही थी। उसके चेहरे पर चिंता और प्रार्थना के भाव थे। उनकी निजी नौकरानी आरती कमरे की सफाई कर रही थी। जिस वीरान घर में वे डेरा डाले हुए थे, वह शहर से दूर एक सुनसान जगह पर था और कई सालों से वीरान पड़ा था। रात को अच्छी नींद के लिए उसे अच्छी तरह साफ करना जरूरी था। हवा और बारिश से बचने के लिए आश्रय वाली जगह का होना हमेशा ही शिविर लगाने से अधिक आरामदायक होता है। पिंगयांग शहर से 5-6 दिन की यात्रा के बाद यह उनका पहला रात्रि विश्राम था। रणवीर कपूर ने जब भी आराम करने का सुझाव दिया, निशा सेन ने सख्ती से मना कर दिया और सभी को केवल 2 घंटे आराम करने का समय दिया। जैसे ही 2 घंटे पूरे हुए, उन्होंने तुरंत अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। वह इंतजार नहीं कर सकती थी। राजधानी में अर्जुन सेन की कैद की पीड़ा के बारे में सोचकर उसकी बड़ी बहन होने के नाते वह कैसे शांत बैठ सकती थी? वह चैन से कैसे सो सकती थी? आरती, मैडम, मैं यहाँ हूँ। निशा सेन की आंखों के नीचे काले घेरे थे और चेहरा थका हुआ था। उसने कमरा साफ कर रही आरती से कहा, बाहर जाकर देखो मेरे पति कहाँ हैं। उनसे पूछो कि क्या हम पहले निकल सकते हैं। कल सुबह चेनशी से प्रस्थान करने में बहुत देर हो जाएगी। मैं अपने शरीर को जानता हूँ, मुझे इतने लंबे समय तक आराम करने की ज़रूरत नहीं है। चलो यिनशी से प्रस्थान करते हैं। हम जितनी जल्दी राजधानी पहुँचेंगे, उतनी ही जल्दी मुझे अर्जुन के बारे में खबर मिल सकेगी। निशा को फिर से प्रस्थान का समय बताते हुए सुनकर आरती ने तुरंत चिंता से कहा, मैडम, आप गर्भवती हैं। इस तरह खुद को ज़रूरत से ज़्यादा थकाते रहना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। यंग मास्टर भाग्यशाली व्यक्ति हैं, वे ठीक हो जाएंगे। भले ही आप युवा मास्टर के बारे में चिंतित हों, आपको अपने शरीर की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। निशा सेन हमेशा अपनी बात पर अड़ी रहीं। वह पूरी तरह से जिद्दी थी। उसका स्वभाव भी उग्र था और एक बार किसी बात पर मन बना लेने के बाद उसे बदलना मुश्किल होता था। चूंकि वह बोल चुकी थी, इसलिए नौकरानी के कुछ शब्दों से वह नहीं मान सकती थी। मैंने पहले ही कह दिया है, मैं अपने शरीर को जानती हूँ। आरती, मेरी चिंता मत करो। जब तक मुझे अर्जुन की सुरक्षा का पूरा यकीन नहीं हो जाता, मैं एक पल भी नहीं सो पाऊंगा। लगातार चिंता करने की बजाय राजधानी में जल्दी पहुंचना बेहतर है। जल्दी जाओ और जाओ। मेरे पति से कह दो कि हम कल यिनशी से निकलेंगे। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। आरती ने निशा सेन की ओर देखा, कुछ बोलने में झिझक रही थी। अर्जुन सेन की वर्तमान स्थिति के बारे में सोचते हुए आरती ने अपने होंठ भींच लिए और जल्दी से रणवीर कपूर को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ी। वह एक नौकरानी थी जो निशा सेन के साथ सेन मैनर से दहेज में आई थी। निशा सेन के साथ उसका रिश्ता बहुत गहरा था और वह सेन परिवार के प्रति बेहद वफादार थी। जब से उसे सेन परिवार पर आई मुसीबत का पता चला, वह बेहद चिंतित थी। पहले तो निशा सेन नौकरानी नहीं लाना चाहती थी, लेकिन खतरे से बेखबर आरती ने हठपूर्वक साथ आने पर जोर दिया। बाहरी परिधि के आसपास खोजबीन करने के बाद भी आरती को रणवीर कपूर नहीं मिला। अजीब बात है, क्या मार्क्विस ने यह नहीं कहा था कि वह सैनिकों की जांच करने जा रहा है? वह आंगन के बाहर क्यों नहीं है? आरती उलझन में इधर उधर देखने लगी। जैसे ही वह रिपोर्ट करने वापस लौटने वाली थी, उसे अचानक पास के एक कमरे से खिलखिलाहट और खरखराहट की आवाज़ें सुनाई दीं। हंसी हंसी, नहीं नहीं मार्क्विस, छोटी सी दुष्ट, तुम रास्ते भर इस मार्क्विस के साथ चुपके से छेड़खानी करती रही। यह मार्क्विस घोड़े पर सवार होने से खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन वह बदचलन औरत हम पर ऐसे दौड़ती रही जैसे उस पर कोई भूत सवार हो, और सिर्फ 2 घंटे आराम करने के बाद ही जाने की मांग करती रही। और तुमने छिपने की हिम्मत की, हाँ हाँ।
यह मार्क्विस बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आज मुझे आखिरकार रात भर रुकने के दौरान तुमसे निपटने का मौका मिल गया। मार्क्विस, ये जानी पहचानी आवाज, जिसका लहजा और उच्चारण उससे बिल्कुल अलग था जो उसे याद था, सुनकर आरती का सिर चकरा गया। उसने महसूस किया कि उसके पूरे शरीर का खून ठंडा हो गया है, उसका दिमाग खाली हो गया है और वह नहीं जानती कि क्या करे। उसने गहरी सांस ली और चुपचाप खिड़की में एक छेद कर दिया। बगल वाला कमरा साफ कर दिया गया था। पतली कमर वाली नौकरानी, जो हमेशा रणवीर कपूर के पीछे पीछे घूमती रहती थी, बिस्तर पर लेटी हुई विरोध का नाटक कर रही थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और वह रणवीर कपूर को देख रही थी। रणवीर कपूर और भी अधीर होकर अपना बाहरी वस्त्र उतार रहा था। उसकी नज़रें पतली कमर वाली नौकरानी पर टिकी थीं। उस अभिव्यक्ति से आरती भयभीत हो गई। मार्क्विस, राजधानी पहुंचने में हमें कितना समय लगेगा? क्या तुम उस बाघिन निशा सेन को हमारे पहुंचने के बाद महाराज को सौंप दोगे और फिर मुझसे शादी करोगे? तुम्हारी उपपत्नी इंतजार नहीं कर सकती। उसके रहते हुए तुम रखेल रखने का फैसला भी नहीं कर सकते। वह इतनी दबंग क्यों है? वह ऐसा करती है कि मैं मार्क्विस के पीछे सिर्फ एक नौकरानी बनकर रहूं, मुझे कोई उचित पदवी भी नहीं मिल पाती। चिंता मत करो, यह मार्क्विस निश्चित रूप से वह सब पूरा करेगी जो मैंने तुमसे वादा किया था। वह एक विद्रोही और विषैली महिला है, जिसमें किसी भी प्रकार की स्त्रीउचित कोमलता नहीं है। वह हमेशा उद्दंड और अडिग रहती है। वह तुम्हारी तुलना में कैसी हो सकती है? बस कुछ दिन और इंतजार करो और यह मार्क्विस उसे बंधक के रूप में आपके महाराज को सौंपने में सक्षम हो जाएगा। बूम, गड़गड़ाहट। आरती का पूरा शरीर कांप उठा। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? उसने अभी अभी कौन सा धरती हिला देने वाला रहस्य सुना था? मार्क्विस यंग मास्टर को बचाने नहीं जा रहा था। वह मैडम को बंधक के रूप में महामहिम के पास भेजना चाहता था। वह ऐसा कैसे कर सकता है? आरती के चेहरे पर आंसू बह निकले। एक पल के लिए उसका मन अस्त व्यस्त हो गया, लेकिन फिर वह जल्दी ही शांत हो गई और निशा सेन की ओर दौड़ पड़ी। उसे मैडम को ये खबर देनी ही थी। रणवीर कपूर के पिछले स्नेह के प्रदर्शन सब झूठे थे, सब झूठे। सिर्फ मैडम के प्रति उसकी गहरी श्रद्धा, उसका एक नया तथापि। आरती अभी 2 कदम ही चली थी कि उसने पास में तैनात सैनिकों को चौंका दिया और उसे तुरंत जमीन पर गिरा दिया गया। शोरगुल सुनकर रणवीर कपूर जल्दी से अपनी पतलून ऊपर करके बाहर आए। बाहर निकलते ही उनकी नज़र आरती पर पड़ी, जो उनकी नौकरानी थी और चुपके से सुन रही थी। तुम यहाँ कैसे? अभी क्या सुना? जमीन पर गिरते हुए आरती ने अपना सिर हिलाया और घबराहट में बोली, मार्क्विस, मैंने नहीं सुना, मैंने कुछ नहीं सुना। कुछ सुना नहीं? रणवीर कपूर ने अपनी खतरनाक भयावह आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, तो फिर घबरा क्यों रहे हो? क्या आप शायद अभी मैडम को रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे? आप उसे क्या बताना चाहते थे? कि मैं अर्जुन सेन को बचाने नहीं जा रहा था, बल्कि उसे बंधक बनाकर भेजने वाला था। दुष्ट! रणवीर कपूर ने हाथ उठाकर आरती के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। स्मैक! थप्पड़ से आरती का चेहरा एक तरफ लाल हो गया था और मुंह के कोने से खून की धार बह रही थी। वह सिर हिलाते हुए रोई, मार्क्विस, मैडम को जाने दो। मैडम के पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है। तुम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? उस समय उसने जनरल सेन की आपत्तियों को नज़रअंदाज कर दिया और पिंगयांग शहर में शादी करने पर अड़ गई। तुमने कसम खाई थी कि तुम उसे निराश नहीं करोगे। मार्क्विस, आप मैडम के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। रणवीर कपूर ने हाथ उठाकर आरती को फिर से जोरदार थप्पड़ मारा। कुतिया! धत तेरी की! उसने लगभग उसकी योजनाएं बर्बाद कर दीं। उसने आरती के आंसुओं से सने चेहरे को घूरा, एक ठंडी भयावह हंसी हंसी और आदेश दिया, चूंकि तुम इसे देख ही चुकी हो, इसलिए तुम्हें वापस जाने की जरूरत नहीं है। इससे मेरी अगली योजना बर्बाद होने से बच जाएगी। उसे मार! आरती की पुतलियां चौड़ी हो गईं, उसकी आंखें भय से भर गईं। ये ठीक इसी क्षण हुआ। जैसे ही सिपाही आरती पर वार करने के लिए अपनी लंबी तलवारें निकालने लगे, दरवाजे के बाहर से निशा सेन की आवाज सुनाई दी, पतिदेव, क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों हो रहा है? आरती ने अचानक अपना सिर घुमाकर देखा।
उसने निशा सेन को आते देखा। उसकी अभिव्यक्ति शांत और थोड़ी उलझन भरी थी। रणवीर कपूर का माथा जोर से फड़क उठा। उसने आंखें सिकोड़ लीं, आरती को चेतावनी भरी नज़र से देखा, फिर निशा सेन से स्नेह भरी नज़रों से बोला, मैडम, आप यहाँ क्यों आए हैं? पति जी, आप जानते हैं कि मैं कितनी अधीर हूँ। मैं आंगन में आरती के लौटने का इंतज़ार करती रही, पर वो नहीं दिखी तो मैं खुद उसे ढूंढने बाहर आ गई। यहाँ क्या हो रहा है? मेरी नौकरानी को किसने मारा? रणवीर कपूर ने तुरंत पलटवार करते हुए शिकायत की, मैडम, ऐसी घटिया नौकरानी सिर्फ पिटाई से ज़्यादा की हकदार है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाने चाहिए। जब आप नहीं थीं, तब उसने मुझे बहकाने की हिम्मत की। मैंने नहीं किया, मैडम, मैंने नहीं किया। आरती ने निराशा में अपना सिर हिलाया। वह अपने दिल में एक भयानक रहस्य दबाए बैठी थी, जिसे वह इस समय कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। एक बार उसने यह बात कही, दोनों तुरंत ही झगड़ पड़ेंगे। रणवीर कपूर जरूर पलटकर मैडम को जेल में डाल देंगे। मैडम के अधिक स्वभाव को देखते हुए शायद वह सेन परिवार को फंसाने के बजाय आत्महत्या कर लेना पसंद करेंगी। अब भी कह रही हो कि तुमने नहीं किया। मैडम, देखो, मेरे कपड़ों पर लाल निशान उसी के छोड़े हैं। तुम ढीठ नौकरानी। इस हवेली में कौन है जो इस मार्क्विस के मैडम के प्रति गहरे प्रेम और अनन्य कृपा के बारे में नहीं जानता? फिर भी तुमने इस मार्क्विस के बिस्तर पर चढ़ने की हिम्मत की। मैडम, आप नर्म दिल मत बनिए, सीधे उसे फांसी दे दीजिए। आरती रणवीर कपूर की आंखों में हत्या का इरादा साफ देख सकती थी। उसे डर था कि वह राज उजागर कर देगी, इसलिए वह उसे चुप कराना चाहता था। लेकिन वह मर नहीं सकती थी। अगर वह मर गई तो मैडम की यात्रा यहीं समाप्त हो सकती है। वे अभी तक राजधानी नहीं पहुंचे थे और निशा सेन को सम्राट हर्षवर्धन को नहीं सौंपा गया था। रणवीर कपूर निशा सेन को अपने पत्ते दिखाने का इरादा नहीं रखते थे। आखिर अगर वो उन्हें अपनी योजना में फंसाने में कामयाब हो सकते हैं, तो निशा सेन को अपने पत्ते दिखाकर मुसीबत मोल लेने की क्या ज़रूरत थी? अगर बीच रास्ते में कोई अनहोनी हो जाए और वो भाग जाएं, तो क्या होगा? और निशा सेन तो पूरी तरह से सेन परिवार के लिए समर्पित थीं। अगर उन्हें जेल जाना पड़ा तो वो शायद आत्महत्या करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगी। यदि उसने सचमुच आत्महत्या कर ली और मर गई, तो फिर वह किस भविष्य के लिए प्रयास कर रहा होगा? फांसी बहुत कठोर है। निशा सेन ने भौहें चढ़ाते हुए अपनी उंगलियां बगल में कसकर जकड़ लीं। उसकी छाती को ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई बड़ा हाथ उसे दबा रहा हो। दर्द भी हो रहा था और घुटन भी हो रही थी। इस दर्द से ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल से खून बह रहा हो। उन्होंने निराशा भरी आंखों से आरती की ओर देखा, फिर रणवीर कपूर से कहा, चून की कपड़ों पर लाल निशान है, संभवतः उसके मुंह से, इसलिए चेतावनी के तौर पर उसकी जीभ काट दी जाए। आरती, तुम तो बस एक परित्यक्त लड़की हो जिसे सेन परिवार ने अपने साथ ले लिया है। न कोई हुनर है, न कोई सुंदरता। मैंने ही तुम पर कृपा की थी और पिंग्यांग जागीर में शादी करके तुम्हें अपने साथ रहने की इजाज़त दी थी। तुमने मुझे सचमुच निराश किया है। आज तुमने मेरे पति को बहकाने का दुस्साहस किया और यह सज़ा तुम्हारा प्रतिशोध है। अगर भविष्य में तुमने फिर से अपमान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी जान नहीं बख्शूंगा। जैसे ही निशा सेन की गुस्से भरी और दिल टूटने वाली फटकार गिरी, रणवीर कपूर ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी कुछ देर तक निशा सेन के चेहरे को सतर्कता से देखते रहे। इस नाजुक मोड़ पर निशा सेन ने अचानक आरती की जीभ और मुंह काटने का सुझाव दिया। क्या यह एक मिसाल कायम करने के लिए था, या उसे पहले से ही कुछ पता था? ऐसा नहीं होना चाहिए था। वह निशा सेन के व्यक्तित्व को सबसे अच्छी तरह जानता था। यदि उसे पता होता कि वह उसे बंधक बनाकर राजधानी भेजने वाला है, तो संभवतः वह उसी समय अपने शत्रुतापूर्ण रुख पर कायम हो जाती। वह इतनी शांत और संयमित अभिव्यक्ति कैसे कर सकती थी? निशा सेन सीधी सादी और घमंडी थी। वह अपने विचार छिपा नहीं पाती थी। वह विश्वासघात का अपमान सहन नहीं कर पाती थी। ठीक उसी वर्ष की तरह वह अर्जुन सेन को रिया वर्मा का पक्ष लेते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकी और परिणामस्वरूप वह गुस्से में घर से भाग गई, यहाँ तक कि सेन परिवार की आपत्तियों की अनदेखी करते हुए और उससे शादी करने पर अड़ी रही। जब मैडम ने कह दिया है तो तुरंत क्यों नहीं कर लेते? उसकी जीभ काट दो।
अगर तुमने फिर कभी किसी को बहकाने और कुछ भी गलत करने की हिम्मत की तो इस मार्क्विस को बेरहम होने का दोष मत देना, समझी। एक जगह जहां निशा सेन ध्यान नहीं दे सकी, रणवीर कपूर ने अपना सिर नीचे किया और आरती को धमकी भरी नजरों से देखा। ये नौकरानी अनपढ़ थी और बोल नहीं सकती थी, इसलिए उससे कोई खतरा नहीं होना चाहिए। ये सोच रहा हूँ। रणवीर कपूर ने मन ही मन राहत की सांस ली। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर कोई गलती न करना ही बेहतर था, क्योंकि उसका भविष्य और संभावनाएं इस बदचलन महिला निशा सेन पर टिकी थीं। निशा सेन ने बिना अपना भाव बदले सैनिकों को आरती का जबड़ा उखाड़ते हुए देखा। उसने आरती को डर से कांपते देखा, आरती को मृत राख जैसे हृदय से रोते देखा और असहनीय पीड़ा से तड़पती हुई फटने की आवाज के साथ आरती जमीन पर पड़ी रही। इस पूरी घटना के दौरान उसकी नौकरानी ने एक बार भी उससे मदद नहीं मांगी। पति जी, अभी अभी फिर से ख्याल आया, चलो कल इन समय पर चलते हैं। मैं राजधानी जल्दी पहुंचना चाहती हूं, मैं इंतजार नहीं कर सकती। निशा सेन ने सैनिकों द्वारा आरती को ले जाने के बाद रणवीर कपूर से कहा। रणवीर कपूर की आंखों में निर्दयता की एक चमक उभरी और फिर उसने आह भरकर असहाय भाव से सिर हिलाया। चूंकि मैडम इतनी जल्दी में हैं, तो मैं, आपका पति, क्या कर सकता हूँ? क्या मुझे आप पर लाड़ प्यार नहीं करना चाहिए? तो चलो इन समय पर प्रस्थान करते हैं। जितनी जल्दी हम राजधानी पहुँचेंगे उतनी ही जल्दी आपकी चिंताएं दूर हो जाएंगी। निशा ने सिर हिलाया, आगे बढ़ी और आरती के साथ चली गई। वह महसूस कर सकती थी कि उसके पीछे रणवीर कपूर की निगाहें जांच और पड़ताल का मिश्रण लिए हुए थीं। साफ किए गए आंगन में लौटकर निशा सेन्हा ने सैनिकों से आरती को कमरे में फेंकवा दिया। फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया और आरती को 2 थप्पड़ मारे, जिसके मुंह से लगातार खून बह रहा था, और उसे एक बार लात भी मारी। आरती को डांटने के बाद उन्होंने रणवीर कपूर की बहुत प्रशंसा की, क्योंकि वह बहुत स्नेही और अद्भुत थे, जबकि साथ ही उन्होंने आरती को बहुत ही बुरे शब्दों में कोसा, जिनके हर वाक्य में निराशा और दिल टूटने की भावना झलक रही थी। टैप टैप, दरवाजे के बाहर बहुत हल्के कदमों की आवाज सुनाई दी। जब निशा सेन ने पुष्टि की कि दरवाजे के बाहर से सुनने वाला व्यक्ति जा चुका है, निशा ने अपनी सतर्कता कम कर दी और उसके चेहरे पर तुरंत आंसू बहने लगे। उसने मरती हुई आरती को, जो हाथों के इशारों से अपनी बेगुनाही बता रही थी, गले लगाया और फुसफुसाया, आरती, मैं माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, मुझे पता है, मुझे सब पता है आरती। मैं बहुत जल्दी पहुंच गया था और बाहर उस जानवर के साथ तुम्हारी बातचीत सुन ली थी। मुझे पता है कि वह चेंगर को बचाने के लिए राजधानी नहीं जाना चाहता, वह मुझे बंधक बनाकर भेजना चाहता है। उस पर भरोसा करना मेरी भूल थी। 2 साल, 2 साल, मुझे कभी पता ही नहीं चला कि वो इतना बेरहम इंसान है। आरती, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो न सिर्फ मुझे उसके द्वारा ज़बरदस्ती कैद कर लिया जाता, बल्कि तुम भी उसके हाथों मर जाती। मैं मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं, पर अर्जुन का क्या होगा? अर्जुन अभी भी मेरा इंतज़ार कर रहा है कि मैं उसे बचा लूं। पिछले 2 सालों से मैं क्या कर रहा था? निशा ने आरती के खून से सने चेहरे को गोद में लिया और जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, खून की एक अनियंत्रित धार बह निकली और जमीन पर टपकने लगी। आरती रोते हुए निशा सेन के कपड़े पकड़ने लगी, बार बार अपना सिर हिलाने लगी, फिर सिर हिलाने लगी। कटी हुई जीभ के दर्द से आरती का चेहरा विकृत हो गया, उसका रंग कागज जैसा पीला पड़ गया, फिर भी वह बेहोश नहीं हुई, बल्कि वह कांपते हुए अपना सिर उठाकर निशा सेन को इशारे करने की कोशिश कर रही थी। उसके साथ अन्याय हुआ। रणवीर कपूर ने आपको नुकसान पहुंचाने की साजिश रची, मैडम। वो यह अच्छा है कि आप जानते हैं, यह अच्छा है कि आप जानते हैं। आरती के आंसू खून से मिश्रित होकर लगातार बह रहे थे और वह मुश्किल से जीवित बची हुई जमीन पर गिर पड़ी। आरती, तुम्हें जीना होगा। निशा सेन ने नौकरानी की दयनीय हालत देखी, उसका दिल दर्द से कराह उठा। रणवीर कपूर के लिए उसके मन में जो आखिरी स्नेह था, वह भी गायब हो गया, उसकी जगह पूरी तरह से नफरत ने ले ली। समय नहीं है, हम 2 दिन में राजधानी पहुंच जाएंगे। मैं खुद को सम्राट यान के हाथों में नहीं पड़ने दे सकता, मैं अर्जुन को बचाने में असफल नहीं हो सकता और पिता को धमकाने के लिए सौदेबाजी का साधन भी नहीं बन सकता। आरती,
तुम रुको, जैसे ही मैं खतरे से बाहर हो जाऊंगा मैं आकर तुम्हें बचा लूंगा, ठीक है? आरती रो पड़ी और जवाब में अपनी आंखें झपकाईं। वह कह रही थी, मैडम आप जाए, आरती आप पर बोझ नहीं रहेगी, मुझे माफ़ करें। अभी तो मैं उसे एक ही वार में काट डालना चाहता था, पर मैं ऐसा नहीं कर सका। अब मैं आवेग में आकर कोई कदम नहीं उठा सकता। पहले मैं बहुत ज़्यादा आवेग में था, इसलिए अर्जुन के साथ मेरा इतना बुरा झगड़ा हुआ था। अभी भी वह राजधानी में कष्ट झेल रहा है, केवल मैं ही उसकी मदद कर सकती हूँ। आरती, मुझे माफ़ करना। अपने दिल का दुख व्यक्त करने के बाद निशा सेनी ने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए। उसने दांत पीसते हुए दरवाजे के बाहर देखा, उसकी आंखें तीव्र आक्रोश और हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। रणवीर कपूर, तुम निर्दयी हो। तुमने गहरे प्रेम का दिखावा तो किया, पर चुपके से एक नौकरानी से संबंध बनाए। 2 साल का वैवाहिक प्रेम उन चंद फायदों के सामने कुछ भी नहीं था जो सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया ने तुम्हें देने का वादा किया था। निशा सेन ने गहरी सांस ली, खुद को कई बार संभाला और फिर शांत हुई। फिर उसने कुछ हेमोस्टेटिक पाउडर लिया, आरती के घाव पर मरहम लगाया और आखिरकार आरती को बिस्तर पर लिटा दिया। ये सब हो जाने के बाद निशा सेन ने अपने पैकेट में से सभी चांदी के नोटों को ढूंढा, उन्हें अपने शरीर पर रख लिया और अंत में अपने थोड़े से उभरे हुए पेट को छूने के लिए अपना ठंडा हाथ बढ़ाया। इसमें हिचकिचाने वाली कोई बात नहीं है। निशा सेन, जब रिश्ते तोड़ने का समय आए तो तोड़ दीजिए। आपको निर्णायक होना होगा। एक पशु की संतान को पालने का क्या मतलब है? उसका मन वैभव और धन से भरा होता है, यहाँ तक कि वह इसके लिए आपकी और आपके गर्भ में पल रहे बच्चे की जान भी देने को तैयार है। ऐसा पशु जो निजी लाभ के लिए परिवार को नष्ट कर दे, आपके स्नेह के योग्य नहीं है। अर्जुन अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि तुम उसे बचाओ। संकोच मत करो, इसकी रगों में उसके पिता का खून बह रहा है। इस वंश को तोड़ा नहीं जा सकता। इस बच्चे को अपनी कमजोरी मत बनने दो। मैं दुखी नहीं हूँ, दुखी नहीं हूँ। वह हमेशा से सेन परिवार की गौरवशाली युवा कुमारी रही थी। उस समय रिया वर्मा द्वारा अपने भाई की भावनाओं से खिलवाड़ बर्दाश्त न कर पाने के कारण उसने अपने परिवार की आपत्तियों की परवाह न करते हुए वर्मा परिवार की जागीर में घुसकर रिया वर्मा की बुरी तरह पिटाई करने का साहस किया। उसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपनी खुशी को दांव पर लगाने का साहस किया, तब भी जब उसके परिवार ने उसका समर्थन नहीं किया, ताकि उसे ये सब देखना और इससे परेशान होना न पड़े। अब सेन परिवार बहुत संकट में है। उसका भाई गंभीर खतरे में है। उसके पति ने उसे धोखा दिया। उसकी नौकरानी गंभीर रूप से घायल हो गई है। उसे साहसी, निर्णायक और निर्दयी होना चाहिए तथा जो त्यागने योग्य हो उसे त्याग देना चाहिए। इस बच्चे के जन्म के बाद वह और रणवीर कपूर एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं हो जाएंगे। ये बच्चा उसकी कमजोरी होगा और रणवीर कपूर उसकी कमजोरी का इस्तेमाल करके उसका और सेन परिवार का खून चूसेगा। निशा सेन को वास्तव में यह महसूस हो रहा था कि पिछले 2 वर्षों से रणवीर कपूर उसे सेन परिवार में वापस लौटने और अर्जुन सेन के साथ सुलह करने के लिए आग्रह कर रहे थे, ताकि वह अपने पिता से कुछ लाभ प्राप्त कर सके जिनके पास सैन्य शक्ति थी। उसने हर बार मना कर दिया था। अब जबकि वह सेन परिवार से लाभ नहीं उठा पा रहा था, तो वह उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। असंभव, मुझे दोष मत दो। चूंकि मैंने स्पष्ट रूप से देखा है कि तुम्हारे पिता किस प्रकार के जानवर हैं, इसलिए मैं तुम्हारा अस्तित्व बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारा अस्तित्व मुझे हमेशा के लिए उससे जोड़े रखेगा। अगर भविष्य में सेन परिवार सुरक्षित और स्वस्थ रहेगा तो तुम परजीवी कड़ी बनोगी और मैं उसे सेन परिवार का खून चूसने की कभी अनुमति नहीं दूंगा। जाने भी दो। निशा सेन की आंखों में आंसू आ गए और वह कांप उठी तथा अपने होंठ भींच लिए। उसने बहुत समय पहले सुना था कि सिंघानिया देश में चेंगबुई पवेलियन नाम की एक भयानक सेना है जो मालिकों से कोई भी काम स्वीकार कर लेती है। जब तक वेतन पर्याप्त हो वे ऐसे काम कर सकते थे जो आम लोग नहीं कर सकते थे। इस सफर के चांदी के नोटों से उसकी जेबें भर गईं। रणवीर कपूर ने उसे धोखा दिया और अर्जुन को बचाने से इनकार कर दिया। उसकी बड़ी बहन होने के नाते वह चेंगबुई पवेलियन ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, चाहे इसके लिए उसे सब कुछ त्यागना ही क्यों न पड़े, अर्जुन को राजधानी से छुड़ाने के लिए। अर्जुन, डरो मत।
बड़ी बहन अब आपको राजधानी से बचाने के लिए भाग रही है। टकराना। निशा सेन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। अपनी हथेली में ताकत जुटाकर उसने एक ही वार उसके पेट पर किया। पलक झपकते ही उसके पूरे शरीर में भयंकर दर्द फैल गया। उसकी टांगों के बीच से खून धीरे धीरे बह रहा था। निशा सेन दर्द से ठंडे पसीने से भीग गई थी, फिर भी उसने मुंह तक नहीं सिकोड़ा। उसने कमजोरी से बाहर से आवाज लगाई, कोई तो आओ, जल्दी से कोई तो आओ। टकराना। महोदया, मैडम, आप जल्दी से जाकर मार्क्विस को बुलाए, जल्दी से मार्क्विस को बुलाए, मैडम का गर्भपात हो गया है। निशा सेन रोते हुए सिपाहियों पर चिल्लाई, जल्दी से एक पालकी तैयार करो। शहर से बहुत दूर है। डॉक्टर के पास आने जाने में आधे दिन से ज्यादा लग जाएगा। मुझे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए एक पालकी तैयार करो। सिपाही जल्दी से बाहर भागे, जल्दी से एक पालकी तैयार करो, मैडम को शहर में डॉक्टर के पास ले जाओ। रणवीर कपूर को यह खबर सुनकर सदमा लगा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह इतना बड़ा संयोग था। लेकिन वह ये भी जानता था कि निशा सेन अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को कितना महत्व देती है। वह शेरनी इस बारे में मजाक नहीं करेगी। वह शायद सचमुच गुस्से में थी, इतनी गुस्से में कि उसका गर्भपात हो गया। जल्दी से एक पालकी तैयार करो। यह मार्क्विस खुद उसके साथ आएगा। इस मामले में देरी नहीं की जा सकती, एक पल की भी देरी जान ले सकती है। यदि निशा सैंडीड हो जाए तो उसका वैभव और धन समाप्त हो जाएगा। बच्चा भी, उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की भी सुरक्षा होनी चाहिए। ये भी एक सौदेबाजी का तरीका था, बस मामले को देखते हुए। अब अर्जुन सेन के हाथ में एक जानलेवा हथियार था। हालांकि रणवीर कपूर को यकीन था कि सेन परिवार हार जाएगा, लेकिन एक बैकअप प्लान रखना हमेशा समझदारी भरा कदम होता है। बच्चे को एक कड़ी बनाकर वह निशा सेन को काबू में कर सकता था। निशा सेन पर नियंत्रण रखकर सेन परिवार उसके प्रति अधिक उदार हो जाएगा। संक्षेप में, वह दोनों ही चाहता था। जैसे ही उसकी बड़ी बहन को पालकी में बैठाकर निकटतम शहर के मेडिकल हॉल ले जाया जा रहा था, यहाँ वांग सिटी में एक रेस्तरां में, अर्जुन सेन ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी बड़ी बहन रणवीर कपूर की योजना को भांप लेगी और अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ अपने गर्भ में पल रहे भ्रूण को मारने के लिए हथेली का प्रयोग भी कर देगी। उसने ये सब सिर्फ रणवीर कपूर की निगरानी से बचने के लिए, सेन परिवार पर बोझ बनने से बचने के लिए और चेंगबुई पवेलियन को खोजने, एक भाग्य खर्च करने और उसे बचाने के लिए राजधानी जाने के लिए किया। उसकी बड़ी बहन हमेशा से ऐसी ही थी, दृढ़, कठोर, निर्णायक और अडिग। उसकी बड़ी बहन उसके लिए अपनी शक्ति के अनुसार सब कुछ करेगी। युवा मास्टर, हम आ गए हैं। यहीं पर प्रीफेक्ट शर्मा भोज का आयोजन कर रहे हैं। मैंने आसपास का जायजा लिया है। आसपास के लोगों को जानबूझकर बाहर निकाल दिया गया है और रेस्टोरेंट बुक कर लिया गया है। लगता है प्रीफेक्ट शर्मा आपके साथ इस मुलाकात को गुप्त रखना चाहते हैं। संभवतः उसके कुछ छिपे हुए इरादे हैं और वह ईमानदार नहीं है। ब्लैक रैबिट ने ये विवरण अर्जुन सेन के कान में फुसफुसाया। अर्जुन सेन ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह समझ गए हैं। वह रेस्तरां में गया और दरवाजा धक्का देकर खोला। प्रीफेक्ट शर्मा पहले से ही निजी कक्ष में इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने अर्जुन सेन को देखा, वे तुरंत मुस्कुराते हुए खड़े हो गए और उनका अभिवादन किया। हा, यंग मास्टर सेन, सच में कई साल हो गए। लिटुओ काउंटी में आपके कार्य धरती हिला देने वाले थे। पूरा सिंघानिया देश उनके बारे में जानता है और मैं, जिया, वास्तव में प्रभावित हूँ। अर्जुन सेन ने आधी मुस्कान के साथ प्रीफेक्ट शर्मा की ओर देखा। फिर उसने पास ही स्थित स्क्रीन पर देखा। उसकी निगाहें एक क्षण के लिए वहीं रुक गईं, फिर वह सहजता से अपनी सीट पर बैठ गया। धप धप धप। लीना पर्दे के पीछे छुपकर झांक रही थी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने अविश्वास से आंखें चौड़ी कर लीं, बार बार अर्जुन सेन के शरीर और चेहरे को घूरती रही और आखिरकार सदमे से अपना मुंह ढक लिया। उसके बगल में बैठी नौकरानी का भी दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने लीना की आस्तीन खींची और फुसफुसाया, युवा कुमारी, कितने सुंदर युवा स्वामी हैं। हम। लीना के गाल लाल हो गए और उसने बार बार सिर हिलाया।
फिर उसने अपनी आवाज़ धीमी करके नौकरानी से कहा, अफवाहें हमेशा से यही थी कि यंग मास्टर सेन उस औरत रिया वर्मा का दिन रात इतनी शिद्दत से पीछा करते थे, खाना पीना भूल जाते थे, यहाँ तक कि अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा भी छोड़ देते थे। आने से पहले मैंने सोचा था कि रिया वर्मा का रूप रंग और फिगर मेरे जितना अच्छा नहीं है, फिर भी जनरल रेसिडेंस का इकलौता बेटा भी उसे पसंद नहीं करता। अर्जुन सेन कितना बदसूरत होगा, सुअर से भी बदसूरत। अब तो ऐसा लगता है ये बिल्कुल मेरी पसंद का है। लीना ने शर्म से अपना मुंह रुमाल से ढक लिया। उसे अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हुआ, लेकिन वह अर्जुन सेन पर एक और नज़र डालने से खुद को नहीं रोक सकी। इस पल प्रीफेक्ट शर्मा, जो अर्जुन सेन के साथ बात कर रहे थे, ने शराब का एक घूंट लिया और स्क्रीन की ओर एक नज़र डाली और अपनी बेटी से पूछा कि क्या यंग मास्टर सेन की उपस्थिति उनकी उम्मीदों पर खरी उतरी। क्या मैं पहले भी गलत नहीं था तुम्हारे पिता के रूप में? लीना ने प्रीफेक्ट शर्मा को घूर कर देखा, फिर अपना चेहरा रगड़ा, अपना मेकअप ठीक किया और अंत में अपनी छाती को दबाया। देखो मैं कैसी लग रही हूँ? लीना ने अपने बाल संवारते हुए नौकरानी से पूछा। युवा मिस, आप सचमुच बहुत खूबसूरत हैं, जैसे कोई अमर देवता स्वर्ग से उतरा हो। जब यंग मास्टर सेन तुम्हें देखेंगे तो ज़रूर मोहित हो जाएंगे। तब तक उनके पास रिया वर्मा के लिए जगह कैसे बचेगी? शायद वे राजधानी भी नहीं जाएंगे। तुम तो बस मीठी मीठी बातें करती हो। लीना ने अपना रुमाल लहराया, उसका चेहरा अपनी सुंदरता पर विश्वास से भरा हुआ था। पिता ने कहा कि अर्जुन सेन के पास एक ऐसा अस्त्र है जिससे सम्राट हर्षवर्धन भी डरते हैं, तथा 90,000 वफादार सैनिक भी उससे डरते हैं। यह अफवाह थी कि यह हथियार अत्यंत शक्तिशाली था, तथा एक हथियार से 100 हथियारों का मुकाबला करने में सक्षम था। अगर अर्जुन सेन सचमुच अर्जुन सेन रिया वर्मा को बचाने राजधानी जा रहा था। अब जब वो प्रकट हो गई है, अगर अर्जुन सेन उसकी खूबसूरती देख लेता तो शायद वो नहीं जाता। तो क्या तब राजवंश बदलने की संभावना और भी अधिक नहीं हो जाएगी? तब तक अर्जुन सेन मारक अस्त्र से लैस होकर राजधानी को नष्ट कर देगा और उच्च पद पर आसीन हो जाएगा, और वह सर्वोच्च साम्राज्य होंगी। प्रीफेक्ट शर्मा, आपने मुझे आज इस भोज में आमंत्रित किया है, ये पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए तो नहीं होना चाहिए था, है ना? मुझे डर है कि आपको कुछ कहना है। अर्जुन सेन ने मेज पर रखे शराब के गिलास को छुआ तक नहीं, बल्कि सीधे पूछा। प्रीफेक्ट शर्मा के इरादे प्रत्यक्ष रूप से उजागर हो गए और वह अजीब तरह से हंस पड़े। सचमुच यंग मास्टर सेन से कुछ भी नहीं छिपाया जा सकता। प्रीफेक्ट शर्मा ने अपनी बेटी को एक नज़र देखा और उसे शांत रहने को कहा, और अर्जुन सेन से कहा, मैंने युवा मास्टर सेन को अपने विचार व्यक्त करने के लिए ही यहाँ बुलाया है। जनरल सेन कभी मेरे हितैषी थे, अब जबकि सेन परिवार संकट में है, अगर मैं ये दिखावा करूं कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा और मैं खुद ही अपना ख्याल रखूं, तो मेरी अंतरात्मा इसकी इजाज़त नहीं देगी। इसलिए युवा गुरु, मैं आपके लिए एक खबर लाया हूं। ओह, अर्जुन सेन ने हल्की सी भौहें उठाईं। तो मैं सुनना चाहूँगा, क्या खबर है? प्रीफेक्ट शर्मा ने एक क्षण के लिए सोचा। उसने अर्जुन सेन के हाव भाव गौर से देखे। सच कहूं तो अपने व्यापक अनुभव के बावजूद वह समझ नहीं पाया कि अर्जुन सेन इस समय क्या सोच रहा होगा। क्या ये वही अर्जुन सेन था जिसके मन में सिर्फ औरतें ही घूम रही थीं? ऐसा असाधारण आचरण, शांत आंखें तथा रहस्यमय मुस्कान, ये सब ये संकेत दे रहे थे कि उसके सामने बैठा युवक उतना सरल नहीं था जितना कि अफवाहों में बताया गया था। क्या ऐसा युवा मास्टर सेन सचमुच इतना मूर्ख होगा कि रिया वर्मा के लिए राजधानी जाएगा, ये जानते हुए भी कि इसका मतलब निश्चित मृत्यु है? प्रीफेक्ट शर्मा क्षण भर के लिए अनिश्चित हो गए, लेकिन आगामी योजना के बारे में सोचते हुए उन्होंने फिर भी गंभीर भाव से कहा, युवा मास्टर सेन, क्या आप जानते हैं कि महामहिम ने आपको पकड़ने के लिए राजधानी में जाल बिछाया है? राजधानी के निकटवर्ती 8 शहरों, दक्षिण पूर्व में याओ शहर, दक्षिण पश्चिम में लिन शहर तथा उत्तर पश्चिम में, जिसमें वांग शहर भी शामिल है, जिस पर मेरा शासन है, में सभी उपलब्ध बलों को तैनात कर दिया गया है। प्रत्येक शहर से 10,000 श्रेष्ठ सैनिक भेजे गए हैं। इसके अलावा राजधानी में 40,000 शाही गार्ड भी हैं।
कुल 1,20,000 सैनिक आपको जाल में फंसे खरगोश की तरह पकड़ने के लिए आपके शहर में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये शब्द सुनते ही अर्जुन सेन का दिल धड़क उठा। 8 शहर, जिनमें से प्रत्येक राजधानी में 10,000 विशिष्ट सैनिक भेजेगा। वहां ऐसी कोई अच्छी बात थी? अर्जुन सेन को तुरंत दिलचस्पी हुई। वह थोड़ा सीधा हुआ, उसका बेपरवाह चेहरा गंभीर हो गया और उसने सीधे प्रीफेक्ट शर्मा से पूछा, क्या सम्राट हर्षवर्धन ने सचमुच आसपास के कस्बों से कुलीन सैनिकों को स्थानांतरित किया था? मूलतः कितने कुलीन सैनिक उन 8 शहरों की रक्षा करते थे? अर्जुन सेन की दिलचस्पी और उनके चेहरे पर गंभीरता देखकर प्रीफेक्ट शर्मा ने राहत की सांस ली। उनके होठों पर मुस्कान थोड़ी गहरी हो गई। आपने सही व्यक्ति से पूछा है। मूल रूप से इन 8 शहरों में से प्रत्येक की रक्षा के लिए लगभग 20,000 सैनिक तैनात थे, जो विभिन्न प्रमुख बिंदुओं पर तैनात थे। आखिरकार वे केंद्रीय शहर हैं। बहुत अधिक लोग राजधानी के लिए खतरा पैदा करेंगे, जबकि बहुत कम लोग आपात स्थिति में प्रतिक्रिया देने में असमर्थ होंगे। अब 8 शहरों से आधी जनशक्ति को हटाकर राजधानी में इकट्ठा कर लिया गया है। युवा मास्टर सेन, अब राजधानी में प्रवेश करना इतना आसान नहीं है। अगर आप इस समय राजधानी में गए तो आपको 1,20,000 विशिष्ट सैनिकों की घेराबंदी का सामना करना पड़ेगा। आपके मात्र 100 या इतने ही सैनिक शायद चले जाएंगे और कभी वापस नहीं लौटेंगे। अफसोस, ये सचमुच अच्छी खबर नहीं है। क्या ऐसा है? ये स्पष्टतः शानदार खबर थी। प्रीफेक्ट शर्मा ने देखा कि राजधानी कितनी खतरनाक थी, लेकिन अर्जुन सेन, उसने देखा कि 8 शहरों की आधी सैन्य शक्ति वापस ले ली गई थी। क्या उन अन्न भंडारों, कोषागारों और रसद डिपो पर बिना किसी प्रयास के आसानी से कब्जा नहीं किया जा सकता था? अर्जुन सेन जियांगलिंग शहर से दौड़कर आया और मूल रूप से केवल अपनी सबसे बड़ी बहन को बचाकर जियांगलिंग शहर वापस लाने की योजना बना रहा था। आगे की योजनाएं उस समय धीरे धीरे बना रहा था। अब ऐसा लगता है कि उनका 100,000 वर्ग मीटर का निजी स्थान अभी भी थोड़ा खाली है। यदि वह अपने साथ अन्न भंडार और खजाना नहीं ले जाता तो क्या ये यात्रा व्यर्थ नहीं जाती? आखिरकार सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया को पूरा यकीन था कि वह रिया वर्मा को छुड़ाने जरूर जाएंगे। उसे जिंदा पकड़ने के लिए आसपास के 8 शहरों के आधे कुलीन सैनिकों को तैनात किया गया था और बाकी आधे शायद उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। ये खबर वाकई बहुत बुरी लग रही है। अर्जुन सेन ने अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध बोलते हुए हंसते हुए कहा। प्रीफेक्ट शर्मा ने अर्जुन सेन के भारी विचारों को देखा और जान गए कि यह कदम सही था। उन्होंने चिंता से आह भरते हुए कहा, युवा मास्टर सेन, एक बात है जो मैं निश्चित नहीं हूं कि मुझे कहनी चाहिए या नहीं। प्रीफेक्ट शर्मा, सीधे बोलो। तो मैं कहूं? प्रीफेक्ट शर्मा ने सोच समझकर कहे शब्द कहे। कुछ साल पहले जब मैं राजधानी में रिपोर्टिंग करने गया था तो एक बार मिस वर्मा से भी मिला था। उनका रूप रंग और फिगर वाकई बहुत अच्छा था, लेकिन यह अफसोस की बात है, यह अफसोस की बात है कि राजधानी का क्षेत्र बहुत छोटा है। यह कोई अद्वितीय सुंदरता पैदा नहीं कर सकता। युवा मास्टर सेन, हजारों मील दूर से मिस वर्मा को बचाना उचित नहीं है। मेरी राय में युवा मास्टर सेन को अपने क्षितिज का विस्तार करना चाहिए और अधिक देखने के लिए बाहर जाना चाहिए। मिस वर्मा से ज्यादा योग्य अनगिनत लोग हैं। अपनी बात कहने के बाद प्रीफेक्ट शर्मा ने अपना कप उठाया और शराब का एक घूंट लिया। फिर उसने चुपके से अर्जुन सेन के हाव भाव देखे। अर्जुन सेन ने न तो प्रीफेक्ट शर्मा की बातों का खंडन किया और न ही रिया वर्मा की खूबसूरती का बचाव करने की जल्दी की। उसने बस प्रीफेक्ट शर्मा की तरफ एक नज़र डाली, जिसमें उसने आधी मुस्कान और आधी भौहें चढ़ाईं। तुम्हें भी लगता है कि रिया वर्मा को बचाने के लिए मुझे अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए? हर कोई सोचता है कि यह इसके लायक नहीं है। सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया को इतनी हिम्मत कहाँ से आई? क्या वह इस बात को लेकर इतना आश्वस्त था कि वह जाल में फंस जाएगा? क्या वो सचमुच खुद को अंधा समझता है? रिया वर्मा जैसी चंचल इंसान के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। हा, ऐसा सिर्फ मैं ही नहीं सोचता। मुझे डर है कि यंग मास्टर सेन के कारनामों के बारे में सुनने वाला हर व्यक्ति यही सोचता है कि यह इसके लायक नहीं है। युवा मास्टर सेन 3 साल से मिस वर्मा पर मोहित हैं, पूरी तरह से उन पर मोहित हैं।
लेकिन मेरी राय में मिस वर्मा में बस थोड़ा सा ही आकर्षण है। मेरे वांग शहर में ही मिस वर्मा से ज़्यादा खूबसूरत लोग हैं। जैसा कि कहावत है, सुंदरता विनाश की ओर ले जाती है, सुंदरता विनाश की ओर ले जाती है। लेकिन साधारण सुंदरता युवा मास्टर सेन की भक्ति के योग्य कैसे हो सकती है? प्रीफेक्ट शर्मा ने प्रसन्न चेहरे के साथ अपना विस्तृत सेटअप पूरा किया, ये देखते हुए कि माहौल बिल्कुल सही था। फिर उसने अपना हाथ उठाया और स्क्रीन की ओर ताली बजाई। ताली ताली पलक झपकते ही पर्दे के पीछे से जीथर संगीत की धूम मची। ये संगीत कानों को सुकून देने वाला था, जिसने इस स्वागत भोज में एक भव्यता का स्पर्श जोड़ दिया। जैसे ही अर्जुन सेन की नज़र स्क्रीन पर पड़ी, पीछे छिपी नौकरानी ने धीरे धीरे पर्दे को हटाया। धीरे धीरे लीना का आकार प्रकट होने लगा। 18 साल की वह लड़की एक स्टूल पर बैठी थी। उसके चेहरे पर एक पतला सा घूंघट था, उसकी उंगलियां हल्के से सितार के तारों को सहला रही थीं। अर्जुन सेन की नज़र उस पर पड़ते देख लीना ने शर्माते हुए अपनी आंखें नीची कर लीं। फिर बिल्कुल सही समय पर उसने अपनी आंखें उठाईं। उसकी आंखों में 3 भाग कोमलता, 3 भाग आत्मविश्वास और 4 भाग गणना थी। ये सही है, यही भावना है। इस महिला की नज़रों में अर्जुन सेन को महत्वाकांक्षा और दिखावटी सात्विकता का पूरा एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी खूबसूरती से वाकिफ थी और उसके सामने पोज देने और अपने शरीर के उभार दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी। अपनी कमर को पतला दिखाने के लिए लीना लगातार अपना पेट अंदर खींचती रही, इतना कि उसका ऊपरी शरीर थोड़ा कठोर दिखने लगा। अर्जुन सेन, काला खरगोश और अन्य दोनों ओर पहरा देते हुए धनुर्धर। किसी कारणवश सभी तीरंदाजों को एक ऐसी अनुभूति हुई जिसका वे वर्णन नहीं कर सकते थे। झेंग 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 गाना खत्म होने के बाद लीना ने शालीनता से खड़ी होकर अपना हाथ ऊपर उठाया और अपने कान के पीछे का घूंघट हटा दिया, जिससे उसका खूबसूरत चेहरा गुलाबी रंग से लाल हो गया। नमस्कार युवा मास्टर सेन। लीना ने बहुत खराब प्रदर्शन किया है। वह चेहरा धीरे धीरे 180 डिग्री के कोण पर स्लाइड शो की तरह अर्जुन सेन की पुतलियों में प्रतिबिंबित होने लगा। अर्जुन सेन का चेहरा भावहीन था। काले खरगोश और धनुर्धारियों ने अपने सिर नीचे कर लिए। कुछ महीने पहले वे आश्चर्यचकित हो गए होंगे। उनकी दिव्य आत्माएं क्षण भर के लिए लीना के उत्कृष्ट चेहरे से प्रभावित हो गई होंगी। लेकिन उस बेमिसाल दिव्य सौंदर्य का अनुभव करने के बाद लीना को, जो अपनी मुद्रा में थी, देखकर हमेशा थोड़ा अजीब सा लगता था। इस लड़की का पेट अंदर खींचना एक बात थी, लेकिन इतना आगे तक अपनी पीठ बाहर निकालना क्या सचमुच थकी हुई नहीं थी? अर्जुन सेन ने एक गिलास पानी डाला और एक घूंट लिया। आंतरिक रूप से पूरी तरह से अवाक महसूस कर रहे थे। हा 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 हा। प्रीफेक्ट शर्मा ने देखा कि पूरा कमरा खामोश हो गया। अर्जुन सेन और बाकी लोग इतने स्तब्ध थे कि बोल ही नहीं पा रहे थे। खासकर अर्जुन सेन, जिसने अंदर आने के बाद से एक कप भी नहीं छुआ था, लेकिन अब अपनी प्यास बुझाने के लिए एक गिलास पानी डाला। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि अर्जुन सेन की सौंदर्य बोध पर गंभीर आघात हुआ था। प्रीफेक्ट शर्मा खिलखिलाकर हंसे। हंसने के बाद उन्होंने लीना की ओर हाथ हिलाया। लीना, जल्दी आओ। उस जिथा के टुकड़े ने सचमुच मेरे दिल को सुकून पहुंचा दिया। तुम्हारे जिथा कौशल में फिर से निखार आ गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। युवा मास्टर सेन, यह मेरी छोटी बेटी लीना है। मेरी लीना इस साल 18 साल की हो चुकी है। उसकी शादी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन इस लड़की के तो बहुत ऊंचे आदर्श हैं। वह किसी को भी नीची नज़र से देखती है। उसने तो यहाँ तक कहा कि वह दुनिया का सबसे अच्छा पति पाना चाहती है। यह मुझे, उसके पिता को, चिंतित करता है। अर्जुन सेन की औपचारिक मुस्कान देखकर प्रीफेक्ट शर्मा ने स्वतः ही इसे एक मूर्खतापूर्ण, मोहग्रस्त मुस्कान समझ लिया। वास्तव में अगर रिया वर्मा भी अर्जुन सेन को इस हद तक मोहित कर सकती है कि वह खुद को भूल जाए, तो क्या उसकी बेटी, जो बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी, अर्जुन सेन को आते ही मोहित नहीं कर लेगी? देखो, उसकी मुस्कान भी कुछ ठीक नहीं थी। युवा मास्टर सेन। प्रीफेक्ट शर्मा ने अर्जुन सेन को एक जानकार मुस्कान के साथ देखा, जिसमें पूरी समझ का भाव था। मैंने अभी जो कहा, मैंने आपसे झूठ तो नहीं बोला, है न? बस अब
अर्जुन सेन ने लीना की ओर देखा, अपना पानी का गिलास नीचे रखा और उदासीनता से टिप्पणी की, ये सच है, रिया वर्मा वास्तव में उसके जितनी अच्छी नहीं है। रिया वर्मा, एक विनम्र युवती की जिद्दी कांस्य, वास्तव में अपने आकर्षक चेहरे के साथ इस रजत रैंक सौंदर्य की तुलना नहीं कर सकती थी। यह अर्जुन सेन की व्याख्या थी, लेकिन प्रीफेक्ट शर्मा ने इसकी अलग व्याख्या की। उनकी समझ थी कि हालांकि राजधानी चहल पहल और चकाचौंध से भरी थी, लेकिन उसका छोटा सा क्षेत्रफल कुल मिलाकर इतना बड़ा होने के बावजूद कोई भी नाजुक सुंदरता पैदा नहीं कर सकता था। बिना तुलना के कोई नुकसान नहीं है। अब तो अर्जुन सेन शायद राजधानी भी नहीं जाना चाहते होंगे, है ना? लीना इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? युवा गुरु, कृपया मुझे तंग मत कीजिए। लीना ने अपना रुमाल चुटकी में पकड़ा और अर्जुन सेन की तरफ लहराया। पराग की सुगंध अर्जुन सेन की नाक में भर गई। इससे पहले कि अर्जुन सेन कुछ कह पाते, लीना उनके पास बैठ गईं। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और अर्जुन सेन के लिए स्वयं शराब का प्याला भर दिया। फिर उसका पूरा शरीर झुक गया, लगभग अर्जुन सेन पर दबाव डालते हुए। लीना ने बहुत समय पहले राजधानी में यंग मास्टर सेन के मामलों के बारे में सुना था। पहले मुझे लगता था कि इसके पीछे कोई अकथनीय कारण होगा, लेकिन अब लगता है कि यंग मास्टर सेन सुंदर और शालीन है, किसी के लिए भी पर्याप्त से अधिक। यह मिस वर्मा है जो इस सौभाग्य को सहन नहीं कर सकती। युवा मास्टर सेन, लाइना ने सुना है कि इस बार जब आप मिस वर्मा को बचाने के लिए राजधानी गए थे तो आप अपने साथ एक घातक हथियार भी लाए थे। बाहर हर कोई कह रहा है कि किलर वेपन सैकड़ों मीटर दूर से लोगों को मार सकता है। क्या ये सच है? क्या ये किलर वेपन वाकई इतना शक्तिशाली है? मैं बहुत उत्सुक हूँ, मैं सचमुच देखना चाहता हूँ कि यह कैसा दिखता है। लाइना ने अपनी आवाज को दबाते हुए, शर्मीलेपन का नाटक करते हुए अर्जुन सेन से जानकारी निकालने की कोशिश की। और बस फिर ब्लैक रैबिट ने तुरंत अपना हाथ उठाया और लाइना को अर्जुन सेन से हाथ मिलाने से रोक दिया। लाइना ने अपना रास्ता रोके हुए हाथ की ओर देखा, फिर चौंक कर ब्लैक रैबिट की ओर देखा और फिर चुप बैठे अर्जुन सेन की ओर। उसकी आवाज तुरंत बदल गई, यंग मास्टर, अपनी ओर देखो। प्रीफेक्ट शर्मा, इसका क्या मतलब है? अर्जुन सेन ने लाइना को बीच में ही टोकते हुए कहा। उसकी नज़र प्रीफेक्ट शर्मा पर टिकी हुई थी। उसकी महत्वाकांक्षा छोटी नहीं है, क्या वह हथियार के बारे में पूछताछ करने का साहस कर सकता है? अर्जुन सेन के चेहरे पर आए बदलाव को देखकर प्रीफेक्ट शर्मा ने तुरंत लाइना को ठीक से बैठने को कहा। वह बार बार आहें भर रहा था, जिससे ये संकेत मिल रहा था कि उसका कोई और इरादा नहीं था। फिर उन्होंने वही बात दोहराई जो लाइना ने अभी अभी शादी न करने के बारे में कही थी, और अंत में आज के दिन का उद्देश्य बताया। युवा मास्टर सेन, आपसे सच कहूं तो मिस वर्मा ने बार बार सेन परिवार को धोखा दिया है। वह आपके लिए उपयुक्त जोड़ी नहीं है। इस बार मिस वर्मा को बचाने के लिए राजधानी तक आपकी यात्रा एक तरफा यात्रा हो सकती है। मेरे जिया परिवार में सिर्फ यही एक प्यारी अविवाहित बेटी है। मुझे लगता है कि वो मिस वर्मा से कई गुना बेहतर है। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, चरित्र और रूप रंग सब बेहतरीन हैं, और लाइना के मन में भी तुम्हारे लिए भावनाएं हैं। आपके मन में भी लाइना के लिए भावनाएं हैं। क्यों न मैं ही फैसला कर लूं? तुम दोनों को एक दूसरे को अच्छी तरह जान लेना चाहिए। अगर यह ठीक लगा तो मैं लाइना को तुम्हारी देखभाल में सौंप दूंगा। नहीं, तुमने कहाँ देखा कि मेरे मन में उसके लिए भावनाएं हैं? क्या आपकी आंखें फड़क रही हैं? अर्जुन सेन को लगा कि शुरू से आखिर तक उसने लाइना की तरफ एक दो बार से ज्यादा देखा ही नहीं। अगर उसकी अति सोची समझी एंट्री न होती तो वह उसकी तरफ देखता भी नहीं। किस पहलू में उनकी मंगेतर अनन्या चटर्जी उनसे आगे नहीं निकल जाती? वह लाइना के प्रति ऐसी भावनाएं कैसे रख सकता है? और वो एक जिद्दी सी छोटी सी कतंजी सिरके का बर्तन है जो अपनी शिकायतें सिर्फ अपने तक ही रखती है। वो साफ तौर पर साथ आना चाहती थी, लेकिन उसने उसकी बात मान ली। जब उसने उसे इंतजार करने को कहा तो वो शहर की दीवार पर खड़ी होकर इंतजार करने लगी। प्रेम का मूल्य, जो करोड़ों में आंका जाता है, कोई मजाक की बात नहीं है। शायद उसके अंदर एक यान्डेरे व्यक्तित्व छिपा है। प्रीफेक्ट शर्मा, आपने मुझे आज यहाँ बुलाया है, किसी शादी के लिए तो नहीं? बिल्कुल।
अर्जुन सेन ने कभी सोचा भी नहीं था कि प्रीफेक्ट शर्मा का यह इरादा होगा। चलो इस मामले को भूल जाते हैं। अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब विदा लेता हूँ। वह इतना आलसी नहीं था कि यहाँ किसी छिपी हुई ब्लाइंड डेट में शामिल हो जाए। मटीरियल मॉल में पॉइंट्स आसमान छूने वाले थे। इस समय वह वापस सराय में जाकर अनन्या के साथ लिप सकता है। इसे क्यों भूल गए? प्रीफेक्ट शर्मा ने अर्जुन सेन को उठते हुए देखा और तुरंत पुकारा, आह युवा मास्टर सेन, मैं जानता हूं कि आप युवा और शर्मीले हैं और कुछ बातें कहना कठिन होता है या आप उन्हें कहने की हिम्मत नहीं करते। चूंकि आप ये कहने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, इसलिए एक बुजुर्ग होने के नाते मुझे आपके लिए फैसला करना होगा। यह मामला आज सुलझ गया। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो इस दौर से गुजरा है, क्या मैं तुम नौजवानों को नहीं समझता? जैसे ही तुमने अभी अभी लाइना को देखा, तुम्हारा दिल जोर से धड़कने लगा और तुम्हारी आंखें उसी पर टिक गईं। मुझे डर है कि आज रात तुम उसके बारे में इतना सोचोगे कि तुम्हें नींद नहीं आएगी। ठीक है, लाइना आज मेरे साथ नहीं लौटेगी। मैं उसे तुम्हें सौंप दूंगा। जैसे ही उन्होंने बात की, प्रीफेक्ट शर्मा ने लाइना को तेजी से अर्जुन सेन की ओर ले गए, फिर शर्माते हुए लाइना को जो नहीं कह रहा था अर्जुन सेन के सामने धकेल दिया। अर्जुन सेन। धनुर्धारियों ने चुपचाप अपनी आंखें फेर लीं। प्रीफेक्ट शर्मा के आत्ममुग्ध शब्दों को सुनकर ब्लैक रैबिट का मुंह फड़क उठा, दिल धड़क उठा, आंखें स्थिर। प्रीफेक्ट शर्मा पिछले कुछ सालों से वांग सिटी में बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, राजधानी में कम ही जाते हैं। उन्होंने राजधानी के कुलीनों के बीच अद्वितीय सुंदरियों को नहीं देखा होगा, है ना? वरना वे ऐसी शर्मनाक बातें कैसे कह सकते थे? मिस चटर्जी की नौकरानी जोया भी लाइन से एक पायदान ऊपर है। क्या यंग मास्टर सचमुच इतने जिद्दी होंगे? प्रीफेक्ट शर्मा, मेरी सगाई हो चुकी है। मैं एक पुरुष हूं और मेरी एक मंगेतर है और मेरी मंगेतर भी ईर्ष्यालु है। चलो इस मामले को फिर से नहीं उठाते। मुझे डर है कि मैं आपकी बेटी को स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कभी नहीं। ओह ओह, आपका मतलब मिस चटर्जी से है ना? मिस चटर्जी तब से लापता हैं जब से आप राजधानी छोड़कर गए हैं। उन्हें पता भी नहीं चलेगा। शायद आप दोनों का इस जन्म के लिए अलग होना तय है। और तो और, यंग मास्टर सेन, आपको मिस चटर्जी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जानता हूं कि आप सीधे तौर पर सहमत होने में बहुत शर्मिंदा हैं और आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि मैं आपको घेरने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करूं। आह, इतना जिद्दी मत बनो। लाइना को भी अपने साथ ले जाओ। आगे जब तुम कामयाब हो जाओ तो मेरी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार करना। अर्जुन सेन की कनपटी धड़क उठी और उनका चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। मेरी मंगेतर सराय में मेरा इंतजार कर रही है। क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मैं उसे साफ साफ बता दूं कि मुझे तुम्हारी बेटी पसंद नहीं है? जैसे ही ये शब्द पड़े, पास में खड़ा लाइना तुरंत पीला पड़ गया। प्रीफेक्ट शर्मा तो और भी स्तब्ध होकर वहीं जड़वत खड़े रहे। उन्हें अर्जुन सेन की बातों का मतलब समझने में थोड़ा वक्त लगा। अर्जुन सेन ने कहा, उन्हें लाइना पसंद नहीं है। ये कैसे संभव है? अभी अभी लाइना पर आपकी नज़र साफ तौर पर असामान्य थी। इसके अलावा लाइना इतनी उत्कृष्ट और सुंदर है, क्या वह मिस वर्मा से भी बेहतर नहीं है? आप उसे पसंद कैसे नहीं कर सकते? न केवल प्रीफेक्ट शर्मा इसे स्वीकार नहीं कर सके, यहाँ तक कि लाइना भी इस तरह के क्रूर मूल्यांकन को स्वीकार नहीं कर सका। उसके आंसू तुरंत बह निकले। उसने अर्जुन सेन की ओर देखा, जो रो रहा था, होंठ फुलाए हुए, और आरोप लगाया, युवा मास्टर सेन, आपने खुद कहा था कि रिया वर्मा वास्तव में मुझसे कमतर थी। आप उसके प्रति इतने समर्पित हो सकते हैं, तो आप मुझे कैसे पसंद नहीं कर सकते? मुझे इस पर विश्वास नहीं है। मुझे विश्वास नहीं है कि आप मुझे नीची नज़र से देखते हैं। वांग शहर में कौन है जो मुझे देखकर मेरी अद्वितीय सुंदरी की प्रशंसा न करे? मैंने पहले ही अपना रुख नीचे कर लिया है और तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, तो तुम मुझसे इतना हृदय विदारक झूठ कैसे बोल सकते हो? काले खरगोश ने अर्जुन सेन की ओर जटिल दृष्टि से देखा और अवाक होकर बोला, युवा गुरु, ये सामने बैठे दोनों व्यक्ति बहुत आत्मविश्वासी और आश्वस्त थे। उनका रवैया ये था कि जब तक वे दीवार से न टकरा जाएं, वे पीछे नहीं मुड़ते थे। अर्जुन सेन समझाने का धैर्य ही खो बैठे।
चूंकि प्रीफेक्ट शर्मा और लाइनर इतने आश्वस्त थे, इतने आत्मविश्वासी थे कि अगर उन्होंने उन्हें अपना दिल नहीं दिखाया तो वे उन्हें अंत तक परेशान करते रहेंगे। और अद्वितीय सौंदर्य, कितना अद्वितीय, कितना सुंदर। इस छोटे से वांग शहर में रहना, कुछ बार प्रशंसा पाना और फिर सचमुच यह विश्वास करना कि हर कोई उसके चरणों में गिर जाएगा। चूंकि मामला ऐसा ही है तो उन्हें अपमानित करने के लिए उसे दोष मत दीजिए, ठीक है? जब मैं विनम्रता से बोलूंगा तो तुम सुनोगे या विश्वास नहीं करोगे। तुम खुद को अपमानित करने पर अड़े हो, है ना? तुम मेरे साथ चलना चाहते हो, है ना? तो चलो। प्रीफेक्ट शर्मा, वहां खड़े मत रहो, अपने कपड़े बदलो और मास्क पहनो और चलो। ऐसा न हो कि आपकी बेटी रोकर वापस चली जाए और आपको फिर भी मेरे पास आकर सच्चाई की पुष्टि करनी पड़े। प्रीफेक्ट शर्मा ने शब्दों के गहरे अर्थ को स्वतः ही नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने सोचा कि अर्जुन सेन शादी के लिए सहमत हो गए हैं। वह तुरंत मुस्कुराए और अर्जुन सेन द्वारा ज्वाला सम्राट को उखाड़ फेंकने और सिंहासन पर चढ़ने की कल्पना की। साथ ही उन्होंने स्वयं को उनकी बेटी के माध्यम से राष्ट्रीय ससुर बनने की भी कल्पना की, जो केवल एक व्यक्ति के बाद दूसरे स्थान पर और हजारों लोगों से ऊपर था। ये सोचते हुए प्रीफेक्ट शर्मा ने जल्दी से अपने कपड़े बदले, मास्क पहना और मुस्कुराते हुए अर्जुन सेन के पीछे सराय में चले गए। सराय की ओर जाते समय लीना और प्रीफेक्ट शर्मा दोनों को लगा कि यह विवाह तय हो गया है, तथा उन्होंने अर्जुन सेन की खुद को अपमानित करने वाली टिप्पणी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। यह अनिश्चित है कि अर्जुन सेन की मंगेतर सराय में थी या नहीं। यदि वह नहीं होती तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन अगर वह थी तो क्या होगा? लीना ने विजय से अपने होंठ मोड़ लिए। यदि ऐसा होता तो लीना के प्रकट होते ही मिस चटर्जी को इतनी शर्म आती कि वे रेंगने के लिए कोई छेद ढूंढना चाहती, है न? जो व्यक्ति रिया वर्मा से भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, वह लीना की स्वर्गीय अमर जैसी सुंदरता के सामने संभवतः एक गांव की लड़की की तरह दिखाई देगी, जो यंग मास्टर सेन के साथ और अधिक समय तक रहने में शर्मिंदा होगी। जल्दी जल्दी जल्दी। सराय के चारों ओर एक के बाद एक आकृतियां उभरने लगीं। हल्के साधारण कपड़े पहने 1 दर्जन से अधिक युवतियां गली के प्रवेश द्वार पर दिखाई दीं। उनका नेतृत्व कर रही किरण ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपने पीछे खड़े लोगों को आदेश दिया, सभी लोग सतर्क रहें और चौकन्ने रहें। सेन परिवार के पास जानलेवा हथियार हैं। हमारे लोगों ने राजधानी में जेल से भागने के दौरान व्यक्तिगत रूप से उनका अनुभव किया। आप केवल एक ध्वनि सुनते हैं और यहाँ तक कि सबसे कुशल हल्के पैरों वाला मार्शल कलाकार भी उन्हें चकमा नहीं दे सकता। मुझे पहले ही पता चल चुका है कि अर्जुन सेन कुछ लोगों को वांग सिटी प्रीफेक्ट से मिलने ले गया है, इसलिए सराय में बचे लोगों की संख्या आधी रह गई है। बचे हुए सेन परिवार के सदस्यों को अशक्त करने के लिए नॉकआउट ड्रॉप्स का इस्तेमाल करो। लीला, तुम अपने लोगों के साथ तुरंत मास्टर को बचाने जाओ। अर्जुन सेन के लौटने से पहले तुम्हें मास्टर को बचाना होगा। उसके पीछे खड़े दर्जन भर लोगों ने तुरंत गंभीर भाव से सिर हिलाकर कहा, हाँ। इस दौरान गुरु को असहनीय कष्ट सहना पड़ा होगा। अर्जुन सेन बहुत ही घृणित है। उसने न केवल गुरु का अपहरण किया, बल्कि उसकी सुंदरता पर लालच किया और उसे अपने पास कैद कर लिया तथा उसके साथ जबरदस्ती की। हमें जीवन गुरु ने दिया है, उनके बिना हम अब सम्मान के साथ नहीं जी पाते। अगर हम इसका बदला नहीं लेंगे तो हम कसम खाते हैं कि हम इंसान नहीं हैं। जुझारूपन से भरा भाषण सभी के कानों में गूंज उठा। उनकी आंखें ठंडी और भयंकर थीं, उनके हाथों में तलवारें थीं और वे चुपचाप रात के अंधेरे में सराय में घुस गए। सराय को पहले ही अर्जुन सेन ने किराए पर दे दिया था। दूसरी मंजिल पर कुल 20 कमरे थे, जिनमें ब्लैक रैट और तीरंदाज रहते थे। प्रत्येक कमरे में लगभग 6 या 7 लोग रहते थे। किरण अपने साथियों के साथ हल्के कदमों से धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रही थी। लकड़ी के तख्तों से हल्की चरमराहट की आवाज आ रही थी। उसने एक नींद की धुआंधार छड़ी पकड़ी हुई थी और पहले कमरे में जाकर अंदर सबको बेहोश करने की तैयारी कर रही थी। हालांकि जैसे ही उसने अपनी उंगली से एक छेद किया, वह जम गई। किरण, क्या हुआ? जल्दी करो और सोते हुए धुएं को छोड़ दो। अर्जुन सेन द्वारा लाए गए लोगों का ये समूह अच्छी तरह प्रशिक्षित है। उनकी श्रवण शक्ति और अंतर्ज्ञान सामान्य लोगों की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत है।
अगर हम जल्द ही कार्रवाई नहीं करते तो उन्हें एहसास हो सकता है कि कुछ गड़बड़ है। किरण, तुम्हें क्या हुआ है? किरण ने चुपचाप सोते हुए धुएं को वापस खींच लिया, चौंककर और उलझन भरी नजरों से सबको देखा और कहा, अंदर के लोग पहले से ही बेहोश हैं। मेज पर शराब के 2 बर्तन हैं और वे सभी मेज पर फैले हुए हैं, बिना हिले। मैंने तो अभी तक शुरू भी नहीं किया है, तो वे पहले से ही बेहोश कैसे हैं? ये सोचकर किरण तुरंत दूसरे कमरे में जांच करने के लिए दौड़ी। बहुत बढ़िया, दृश्य बिल्कुल पहले कमरे जैसा ही था। इसके बाद के सभी कमरे इसी तरह के थे। किरण के दिल में किसी अपशकुन का अंदेशा उमड़ पड़ा। उसने तुरंत कारण जानने के लिए एक कमरा खोला। दरअसल शराब में थोड़ी सी नॉकआउट ड्रॉप्स मिलाई गई थीं और इन ड्रॉप्स की संरचना बेहद खास और दुर्लभ थी। ये चेंग बुई पवेलियन का रंगहीन, गंधहीन आत्मा मोहक पाउडर था, जिसकी कीमत 1 ग्राम में 1000 स्वर्ण थी। क्या उनके लोग पहले से ही यहाँ आ चुके थे? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उनके लोग यहाँ होते और शराब में नशीला पदार्थ मिला होता, तो भी इतने सारे तीरंदाजों को जरा भी होश क्यों नहीं रहता? और फिर सब एक ही समय पर कैसे प्रभावित हो सकते हैं? अरे नहीं, मास्टर जी का क्या हुआ? कारण की परवाह मत करो, जल्दी से जाओ और देखो कि क्या मास्टर खतरे में हैं। किरण ने जल्दी से अपने विचार समेटे और आखिरी कमरे में भाग गई। टकराना, दरवाज़ा धक्का देकर खोला गया। अनन्या चटर्जी लकड़ी की मेज पर शांति से बैठी थीं, अपनी ठुड्डी को हाथों पर टिकाए हुए। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर उन्होंने आंखें भी नहीं उठाईं, बस धीमे से कहा, आप सब यहाँ हैं। इस अचानक टिप्पणी और अप्रत्याशित दृश्य ने किरण और अन्य लोगों को स्तब्ध कर दिया। किरण ने सुरक्षित और स्वस्थ अनन्या चटर्जी की ओर देखा। एक क्षण के लिए उसका मन ठिठक गया। मास्टर, आपको कोई चोट तो नहीं लगी? क्या आप मेरा बुरा चाहते हैं? अनन्या चटर्जी ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं। नहीं, 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 इस अधीनस्थ का यह मतलब नहीं था। इस अधीनस्थ का मतलब था, यह अच्छा है कि आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। अब जबकि सेन परिवार के सभी सदस्य बेहोश हो गए हैं, अर्जुन सेन जल्द ही सराय में वापस आ जाएगा। कृपया जल्दी से अपना सामान समेटो और हमारे साथ भाग जाओ, हम तुम्हें बचाने के लिए यहाँ हैं। मुझे नहीं पता कि चेंग बुई मंडप के किस समूह ने आत्मा मोहक पाउडर का प्रबंध किया था, लेकिन उन्होंने आपको हमसे पहले पा लिया। वे लोग कहाँ हैं, गुरु? अनन्या चटर्जी ने बीच में कहा, मैंने इसे प्रशासित किया। किरण का गला तुरंत भर आया। सभी अधीनस्थ? क्या उसने इसे संचालित किया? क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि गुरु को बहुत अपमान सहना पड़ा और वे प्रतिरोध करने में असमर्थ थे? पास खड़ी जोया ने अचानक अपने मुंह के कोने को सिकोड़ लिया। उसे थोड़ी राहत महसूस हुई कि मास्टर को पहले ही पता चल गया। अगर थोड़ी देर हो जाती तो न सिर्फ उनकी पहचान उजागर हो जाती, बल्कि शायद ये लोग यहीं मारे गए होते। जोया बोली, तुम बेकार लोग हो। यदि गुरु ने पहले से ही कदम नहीं उठाया होता और स्वयं शराब का बर्तन एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाकर टोस्ट नहीं पेश किया होता, तो वे गुरु के मुख को अस्वीकार करने का साहस नहीं कर पाते, क्योंकि अर्जुन सेन उन्हें बहुत महत्व देते थे और उनके पास शराब पीने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। अगर आप सब अकेले होते तो शायद इस सराय में प्रवेश करने से पहले ही आपके सिर में गोली मार दी जाती। नॉकआउट ड्रॉप्स। क्या आपको सचमुच लगता है कि सेन परिवार के सदस्यों में जरा भी सतर्कता नहीं है? मैंने यहाँ बैठे बैठे ही सीढ़ियों से ऊपर आते हुए आपके कदमों की आहट सुनी। वांग सिटी तक का पूरा रास्ता। अर्जुन सेन अनन्या चटर्जी की कितनी परवाह करते थे, ये ब्लैक रैट और सभी तीरंदाजों को स्पष्ट था। चंचल रिया वर्मा के बाद ब्लैक रैट और अन्य लोग अनन्या चटर्जी से काफी संतुष्ट थे। वे उसका सम्मान करते थे और उसे पहचानते थे, क्योंकि पूरी यात्रा के दौरान मिस चटर्जी का प्रदर्शन सभी के लिए स्पष्ट था। इससे पहले जब मिस चटर्जी राजधानी से जियांगलिंग शहर की यात्रा करती थीं, तो वह इतनी नाजुक और दयनीय होती थीं, मानो हवा का एक झोंका उन्हें गिरा देगा। इस पूरी यात्रा के दौरान ब्लैक रैट और अन्य लोगों ने उनके बीमार पड़ने की तैयारी कर ली थी तथा उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मिस चटर्जी अविश्वसनीय रूप से दृढ़ हैं तथा वांग सिटी तक पूरे रास्ते धैर्य बनाए रखते हुए पूरी शक्ति के साथ यात्रा करती रहेंगी।
क्या वे इतने शक्तिशाली, आज्ञाकारी और अद्वितीय रूप से सुंदर भावी गुरु के सामने टोस्ट लेने से इनकार कर सकते थे? क्या उन्हें ये संदेह हो सकता था कि वह शुद्ध और हानिरहित स्त्री उन्हें नशा देगी? बिल्कुल नहीं। वे सभी उत्सुकता से शराब पीते रहे, फिर गिर पड़े। उनके चेहरों पर अभी भी संतुष्टि भरी मुस्कान थी। गुरुजी, आप सचमुच महान हैं। जोया का वर्णन सुनने के बाद सबकी आंखें दुख से लाल हो गईं। विशेषकर किरण, जिसने अनगिनत संभावनाओं की कल्पना की थी, रुंध गई और गुस्से से बोली, पहले तो मैंने सोचा था कि यंग मास्टर सेन द्वारा बंदी बनाए जाने पर तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें इतना अपमान सहना पड़ेगा। आज के लिए, सेन परिवार का विश्वास जीतने के लिए और एक दिन उनके चंगुल से बचने के लिए, तुमने वास्तव में बहुत कुछ त्याग किया है, यहाँ तक कि यंग मास्टर सेन की चापलूसी करने और खुद को उनकी बाहों में सौंपने तक। तुमने भागने के इस अवसर का लाभ उठाने के लिए यंग मास्टर सेन द्वारा खिलाए जाने की घृणा को भी सहन किया। गुरुजी, आपने कष्ट सहा है। गुरुजी, आपने कष्ट सहा है।